राम राम सभी प्यारे साथियों को स्वागत है आपका आर्य क्लासेस पर। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हम बायोलॉजी की क्लास लेकर चल रहे थे, जिसमें पिछली क्लास में हमने सहायक ग्रंथि का जिक्र करा था। जो कि सहायक ग्रंथि क्या होती हैं? जो छोटी आंत में पाचन में सहयोग करती हैं, इसलिए इन्हें सहायक ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि ये सहायता करती है पाचन में। कौन कौन? पैंक्रियाज और लीवर। जो पैंक्रियाज और लीवर है, ये पाचन में सहायता करते हैं, इसलिए इन्हें सहायक ग्रंथि कहते हैं। तो पिछली क्लास में हमने पैंक्रियाज खत्म कर दिया था, ठीक है। और आज हम करेंगे लीवर के बारे में। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक होगा लीवर। तो अगली सहायक ग्रंथि कौन सी है? अगली सहायक ग्रंथि है हमारी लीवर। क्या है? लीवर, जिसे हिंदी में कहते हैं यकृत। क्या कहते हैं? यकृत। ठीक है, ये हमारी दूसरी सहायक ग्रंथि है। तो दोस्तों, लीवर के बारे में अगर देखें तो लीवर एक सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर, यानी सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है? लीवर। अब दोस्तों, आप ये कंफ्यूज हो गए मतलब हो रहे होंगे कि ये ग्लैंड आखिर है क्या। तो ग्लैंड के बारे में हम ग्लैंड चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन मोटा मोटा समझ लो ग्रंथि क्या होती है हमारे शरीर में। ग्रंथि का काम होता है कोई ना कोई एंजाइम बनाना या कोई ना कोई जूस बनाना। ठीक है, या तो कोई ना कोई जूस बनाएगी या एंजाइम बनाएगी, जो कि किसी न किसी केमिकल रिएक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, एंजाइम का काम क्या होता है? किसी न किसी केमिकल रिएक्शन में हेल्प करना, उसे फास्ट करना। ठीक है, तो एंजाइम क्या है हमारे तो इसमें क्या है कि डाइजेस्टिव, या तो डाइजेस्टिव एंजाइम निकाले और किसी तरीका एंजाइम, या क्या कहते हैं आपका, कोई ना कोई जूस निकाले। तो ये होती है ग्रंथि। ठीक है, ग्रंथि क्या है कि कोई ना कोई जूस या कोई ना कोई एंजाइम जो प्रोड्यूस करती है, उसे ग्रंथि कहते हैं। बाकी ग्लैंड चैप्टर में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, अब यहाँ पढ़ने का फायदा नहीं है, नहीं तो दोनों चैप्टर में खिचड़ी पक जाएगी। तो लार्जेस्ट ग्लैंड यानी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ग्रंथि मतलब कोई ना कोई एंजाइम या जूस छोड़ती है। ठीक है, तो सब साइज में सबसे बड़ी है। सबसे मतलब जितनी भी ग्लैंड है हमारी बॉडी में, साइज में सबसे बड़ा उनमें लीवर है। जितनी भी ग्रंथि है, ग्रंथि मतलब जो कुछ ना कुछ आपका एंजाइम या जूस छोड़ती है। ठीक है, जैसे सैलिवरी ग्लैंड, वो बहुत छोटी छोटी होती हैं। जो लार ग्रंथि होती है, वो भी कोई ना कोई एंजाइम छोड़ती हैं। तो ग्रंथि वही है पूरी बॉडी में जो कोई ना कोई एंजाइम या जूस छोड़े, कोई ना कोई रस बनाए। तो लीवर उनमें सबसे बड़ा है साइज में, तो लार्जेस्ट ग्लैंड बोल देते हैं, क्योंकि ये भी कोई ना कोई एंजाइम या रस बनाएगा। आगे पढ़ेंगे हम ये बनाता क्या है, तो इसलिए इसे लार्जेस्ट ग्लैंड बोलते हैं ह्यूमन बॉडी में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। पूरे शरीर में हमारे में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर, ये आप ग्लैंड चैप्टर में भी पढ़ोगे। इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी बोल देते हैं। लीवर इज मिक्स ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। दोस्तों, पैंक्रियाज में भी हमने यही पढ़ा था, पैंक्रियाज भी एक मिक्स्ड ग्लैंड है। ठीक, मिक्स ग्लैंड क्या होती है, मिश्रित ग्रंथि क्या होती है, ये मैं आपको ग्लैंड चैप्टर में ही समझाऊंगा, क्योंकि वहीं अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं। तो मिक्स ग्लैंड डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने सिर्फ दो ही पढ़ी हैं। एक तो पैंक्रियाज मिक्स ग्लैंड है, एक लीवर मिक्स ग्लैंड है। बस इतना याद रखना अभी के लिए। जब ग्लैंड चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो लीवर इज अ मिक्स ग्लैंड। लीवर एक ग्रंथि है, उसमें भी मिश्रित ग्रंथि है। ठीक, और सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग।
क्या है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है हमारा लीवर। दोस्तों शरीर में जो सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा जो हमारा ऑर्गन माना जाता है वो स्किन है। अब आप खुद देख लो, स्किन आपके सर से लेकर पैर तक है। क्या इससे बड़ा ऑर्गन कोई हो सकता है पूरी बॉडी में? कोई नहीं हो सकता। तो स्किन हमारे सबसे बड़ा ऑर्गन है। स्किन के बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा ऑर्गन माना जाता है वो लीवर होता है हमारा मानव शरीर में। तो ये हमारा लीवर का एक सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन भी है। ठीक है दोस्तों, लीवर डाइजेशन में क्या हेल्प करता है अभी आगे पढ़ेंगे, क्योंकि मेन डाइजेस्टिव सिस्टम में तो हमें यही पढ़ना है कि लीवर डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है, लेकिन लीवर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें होनी चाहिए। ठीक, लीवर को आगे हम जो ग्लैंड ग्रंथि चैप्टर है उसमें भी पढ़ेंगे डिटेल में, और यहाँ भी पढ़ लो, दो बार एक तरीके से पढ़ लेते हैं तो रिवीजन हो जाता है। ठीक, तो सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी में। सबसे पहला कौन सा होता है? स्किन। स्किन सबसे बड़ा अंग है शरीर में। फिर दूसरे नंबर पे हमारा लीवर है। अब आ जाओ अगले पॉइंट पे। लीवर हैज मैक्सिमम प्रॉपर्टी, लीवर हैव मैक्सिमम प्रॉपर्टी, maximum property maximum property of regeneration। रीजनरेशन, ठीक है। लीवर में मैक्सिमम प्रॉपर्टी होती है रीजनरेशन की। ठीक है, क्या है मैक्सिमम प्रॉपर्टी रीजनरेशन? इसको हिंदी में लिख देता हूं एक बार। पुनर्जनन की अधिकतम क्षमता। पुनर्जनन की अधिकतम क्षमता। ठीक, ये पुनर्जनन है क्या? रीजनरेशन को बोलते हैं पुनर्जनन। लीवर हैव मैक्सिमम प्रॉपर्टी ऑफ रीजनरेशन। ठीक, इसका मतलब क्या है? लीवर के पास रीजनरेट होने की मैक्सिमम प्रॉपर्टी है। सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टी है रीजनरेट होने की वो लीवर के पास है। रीजनरेशन है क्या? मतलब कोई भी लीवर का भाग अगर डैमेज हो जाता है तो उसको दोबारा से वो प्रोड्यूस करके नया बना लेता है। जैसे आपका छिपकली की पूंछ देखी होगी आपने, छिपकली की पूंछ कट जाती है, फिर आप कुछ दिन बाद देखना वो पूंछ दोबारा उठ के दोबारा पहले जैसी बन जाती है। ठीक, यानी छिपकली की पूंछ में जो भी हमारा सेल्स होंगे उनमें रीजेनरेटिव पावर होगी, यानी पुनर्जनन की पावर है, तभी वो पूंछ को दोबारा से बना पाते हैं। अब जैसे हमारे शरीर का कोई अंग, उंगली कट जाए, उंगली तो दोबारा नहीं बनती हमारी, क्योंकि इसमें रीजनरेशन की पावर है नहीं। लेकिन लीवर में हमारे रीजनरेशन यानी पुनर्जनन की पावर है। अगर कहीं से डैमेज भी हो जाता है, ज्यादा डैमेज हो जाए तो देखो बात अलग है, ज्यादा डैमेज में तो लीवर की रीजनरेटिव पावर भी खत्म ही हो जाती है। जब कोई चीज ज्यादा ही खराब हो जाएगी तो कैसे सही कर पाएगी। लेकिन कुछ हद तक लीवर अगर थोड़ा बहुत डैमेज होता है तो अपने आप को सही कर लेता है। ठीक, तो लीवर अगर देखा जाए तो पूरे शरीर में जो जो भी अंग अपने आप को ठीक कर लेता है खुद भी, उसमें सबसे ज्यादा पावर लीवर के पास होती है खुद को ठीक करने की, पुनर्जनन की। कहीं से अगर डैमेज हो जाता है तो वहां से नया अंग एक तरीके से नया बन जाता है पूरा, जिसे कहते हैं रीजनरेशन। जैसे छिपकली की पूंछ पूरी नहीं आती है, अगर कट जाती है वहीं से, तो ऐसी लीवर के पास ये प्रॉपर्टी होती है रीजनरेशन की। ठीक है, अब आगे देखो, जैसे हमारे शरीर में लीवर के पास सबसे मैक्सिमम प्रॉपर्टी होती है रीजनरेशन की, पुनर्जनन की, तो सबसे कम किसकी होती है हमारे शरीर में? ये ऐसे नॉलेज की तरह याद कर लो, क्योंकि इस पॉइंट की वजह से जरूरत तो नहीं इस चैप्टर में, फिर मैं बता देता हूं। सबसे कम होती है मिनिमम प्रॉपर्टी ऑफ रीजनरेशन। मिनिमम प्रॉपर्टी ऑफ रीजनरेशन, पुनर्जनन की न्यूनतम क्षमता। ये किस में होती है दोस्तों? ये होती है आपकी न्यूरॉन में। इसमें न्यूरॉन, ये क्या होती है दोस्तों? न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होती है? हमारी ब्रेन सेल्स होती हैं।
ठीक, न्यूरॉन क्या है? हमारी ब्रेन सेल्स, जो ब्रेन के अंदर सेल्स पाई जाती है न्यूरॉन। इन सेल्स का काम क्या होता है? हमारे ब्रेन को कोई भी मैसेज बॉडी को भेजना होता है तो ये सेल्स लेके जाती है न्यूरॉन। ठीक, ये एक नर्व सेल्स होती है। ठीक है, ये क्या है? एक नर्व सेल्स यानी दिमाग की सेल्स। न्यूरॉन को दोस्तों हिंदी में कहते हैं तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। इस चैप्टर में इसे याद करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसा जीके का क्वेश्चन के मतलब ऐसा नॉलेज के तौर पे बता रहा हूँ, आप दोबारा पढ़ोगे ब्रेन चैप्टर में कि अगर मैक्सिमम प्रॉपर्टी तो लीवर की होती है हमारे शरीर में रीजनरेशन की, पुनर्जन्म की, लेकिन मिनिमम प्रॉपर्टी फिर किसकी होगी? वो न्यूरॉन की हो जाती है। ठीक है, एक तरीके से पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिया, ये ब्रेन में भी पढ़ोगे दोबारा। और रही बात लीवर के बारे में, इतना सब ये दोबारा लीवर का आप ग्लैंड में पढ़ोगे, ग्रंथि चैप्टर में दोबारा से। ठीक, तो सबसे कम प्रॉपर्टी किसकी होती है पुनर्जन्म की? न्यूरॉन की होती है, तंत्रिका कोशिका। ये हमारी ब्रेन सेल्स होती है जो ब्रेन के मैसेज को बॉडी तक ले जाती हैं, वो होती है न्यूरॉन्स। ये क्या है? नर्व सेल्स हैं, दिमाग की सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स बोल लो। क्या है? ब्रेन सेल्स, जिन्हें क्या बोलते हैं? नर्व सेल्स। नर्व सेल्स, क्या है? नर्व सेल्स। ठीक, दोबारा से बता देता हूं दोस्तों, लीवर क्या है? हमारा एक सहायक ग्रंथि है, किसकी? छोटी आंत की। छोटी आंत में खाना पचाने में मदद करती है। छोटी आंत के अंदर कौन कौन? लीवर और पेनक्रियाज, ये दोनों क्या है? सहायक ग्रंथि। तो सहायक ग्रंथि में हमने पेनक्रियाज पढ़ लिया था, लीवर है। लीवर के बारे में पहले अगर जाने तो लीवर एक सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारे ह्यूमन बॉडी में। ग्रंथि वो होती है जो कोई ना कोई जूस छोड़ती है शरीर के अंदर, या कोई ना कोई एंजाइम बना के छोड़ती है। जूस या एंजाइम क्या काम करते हैं? रिएक्शन का काम करते हैं, आगे जाके प्रोसेस को आगे बढ़ाने में एक रिएक्शन करते हैं। तो लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में यही है। लार्जेस्ट क्यों बोला? जितनी भी हमारे शरीर में ग्रंथि होंगी जो कुछ ना कुछ जूस या एंजाइम बनाती है, उनमें सबसे बड़े साइज की यही है लीवर। ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ऑर्गन भी है हमारी बॉडी में। पहले नंबर पर स्किन है, दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन लीवर है, तो जाहिर सी बात है लार्जेस्ट ग्लैंड यही हो जाएगा। ठीक, लीवर इज मिक्स्ड ग्लैंड। लीवर एक ग्रंथि तो है, उसमें भी ये मिक्स ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि क्या होती है हम ग्रंथि चैप्टर में पढ़ेंगे, यहां रट लो इस चीज को। जब ग्रंथि चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है, पता ही है। लीवर है मैक्सिमम प्रॉपर्टी ऑफ रीजनरेशन, पुनर्जनन की अधिकतम क्षमता है। मतलब कि अगर लीवर कहीं से थोड़ा खराब भी हो जाता है तो वहां से दोबारा से नया बन जाता है। वो खराब पार्ट एक तरीके से खराब पार्ट की जगह बिल्कुल नया का नया बन जाता है। जैसे छिपकली की पूंछ होती है, वो अगर अधम से भी कट जाए, आधे से कट जाए, तो वहां से बिल्कुल नई बन के आती है। ठीक इसी तरीके से लीवर होता है। लीवर का कोई पार्ट अगर हल्का डैमेज हो जाता है तो वह नया बन के आता है। ठीक है, तो ये लीवर की मैक्सिमम प्रॉपर्टी होती है। लीवर के पास ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी पूरे शरीर में, सबसे ज्यादा रीजनरेशन पुनर्जनन की प्रॉपर्टी लीवर के पास होती है। और मिनिमम किसके पास होती है? मिनिमम न्यूरॉन के पास होती है। ठीक, न्यूरॉन क्या होता है? ब्रेन सेल्स या नर्व सेल्स होती हैं जो हमारे ब्रेन से मैसेज को बॉडी तक ले जाती हैं। ठीक, आप ये ब्रेन में डिटेल में पढ़ोगे न्यूरॉन के बारे में, तो अभी फिर इतना ध्यान रखना, मैसेज का आदान प्रदान करने का काम करता है बॉडी के अंदर, ब्रेन से बॉडी, बॉडी से ब्रेन। कौन? न्यूरॉन। ठीक, तो आप इसे नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं लीवर में। ठीक, अब अगला पॉइंट लिखो लीवर के अंदर। लीवर क्या करता है दोस्तों? लीवर प्रोड्यूस बाइल जूस। ठीक, लीवर क्या करता है? यकृत आपका पित्त रस का निर्माण करता है। आप जब से हम डाइजेशन पढ़ते आ रहे हैं तो आपने देखा होगा कि कोई ना कोई ग्रंथि जो ग्लैंड होती है वो कोई ना कोई एंजाइम छोड़ के, एंजाइम छोड़ती है या कोई ना कोई जूस छोड़ती है, जिसके सहारे ही खाना पचता है। यानी एंजाइम्स खाना पचा रहे हैं अब तक।
ठीक है, तो जाहिर सी बात है खाना पचाने के लिए लीवर भी कुछ ना कुछ छोड़ेगा, कोई या तो कोई ना कोई जूस या एंजाइम छोड़ेगा। ठीक, तो लीवर भी क्या छोड़ता है? एक बाइल जूस, जो कि आगे डाइजेशन में हेल्प करता है। तो डाइजेशन लीवर के द्वारा ऐसी क्या चीज छोड़ी जाती है जिससे डाइजेशन होता है छोटी आंत में? वो बाइल जूस। ठीक है, लीवर प्रोड्यूस बाइल जूस, लीवर बाइल जूस बनाता है, उसका निर्माण करता है। ठीक है, लीवर क्या बनाता है? निर्माण बोलो या लीवर पित्तरस का निर्माण या बनाता है, बनाता है या करता, निर्माण करता है या बनाता है। ठीक है, लीवर पित्तरस का निर्माण करता है या बनाता है, एक ही बात है। ठीक, अब देखो, लीवर बाइल जूस बनाएगा जिसे क्या कहते हैं? पित्तरस। ठीक है, बाइल जूस को क्या कहते हैं? पित्तरस। लीवर बाइल जूस को बनाता तो है, लीवर अपने अंदर बाइल जूस को बनाएगा, फिर लीवर के साथ एक थैली जुड़ी होती है जिसे पित्ताशय थैली कहते हैं, गैल ब्लैडर। क्या बोलते हैं? गैल ब्लैडर, पित्ताशय थैली। इसका काम क्या होता है दोस्तों? जो भी लीवर ने बाइल जूस बनाया अपने अंदर, ये अपने अंदर स्टोर कर लेता है आके। ठीक है, तो बाइल जूस कहां जाकर स्टोर होगा? लीवर तो उसे बनाएगा। देन उसके बाद देन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बाइल जूस जाके कहां स्टोर हो जाएगा? स्टोर्ड इन गैल ब्लैडर। कहां स्टोर हो जाएगा? गैल ब्लैडर। जिसे क्या बोलते हैं? गैल ब्लैडर को इसे बोलते हैं स्टोर। स्टोर मतलब जमा। कहां जाके जमा हो जाता है? ये हो जाता है पित्ताशय थैली में। इसे पित्तरस बोलते हैं, बाइल जूस। यानी पित्त को कौन बनाता है? हमारे पित्त खाना बनाने में मदद करता है। आपने सुना भी होगा कभी कभार एसिडिटी हो जाती है तो हम ये बोलते हैं कि पित्त बढ़ गया मेरा, तो पित्त बढ़ रहा है जब खाना हजम नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो यही होता है पित्त, पित्तरस जो लीवर बनाता है। ये जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो भी बेकार है और कम बने तो भी बेकार है, तो एक लेवल में बनने चाहिए। तो लीवर क्या बनाता है? बाइल जूस। ठीक, पित्तरस। लीवर तो बना देगा उसको, लीवर बना के उसको कहाँ छोड़ देता है? उसको छोड़ देता है गैल ब्लैडर। ये एक थैली होती है जो लीवर के साथ जुड़ी होती है, ये थैली लीवर के साथ जुड़ी होती है, इसमें जाकर बाइल जूस यानी पित्तरस जमा हो जाता है पित्ताशय थैली में। ठीक, अब ये जमा हो गया, उसके बाद गैल ब्लैडर इसको, एक ये पाइप होती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में जाके जुड़ी होती है, ये वाली पाइप, इस पाइप का नाम होता है बाइल डक्ट। ठीक है, बाइल डक्ट, इस थैली का, इस पाइप का नाम क्या होता है? बाइल डक्ट। यानी गैल, जब भी छोटी आंत को इसकी जरूरत होती है पित्त रस की, तो गैल ब्लैडर जो कि पित्ताशय थैली है, ये पित्त रस को छोड़ देगा। बाइल डक्ट यानी एक पाइप है, उसके सहारे जाते जाते छोटी आंत में चला जाएगा और फिर अपना काम करेगा, यानी डाइजेशन का काम करेगा। ठीक है, अब थोड़ा बाइल जूस के बारे में जान लेते हैं। बाइल जूस का काम क्या होता है? ये छोटी आंत के अंदर जाके काम क्या करता है? बाइल जूस के बारे में लिख लो। यह छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर फैट को पचाता है। फैट क्या है दोस्तों? वसा। फैट क्या है? वसा। वसा को पचाता है या डाइजेस्ट करता है, पचाता है। ठीक, क्या करता है? छोटी आंत में जाकर फैट को पचाता है। मैंने आपसे कहा था फैट मुंह के अंदर बहुत कम डाइजेशन होता है, फैट का बहुत कम पाचन होता है। फिर पेट में आते हैं, पेट में भी फैट का बहुत कम डाइजेशन होता है। फैट का जो सबसे ज्यादा डाइजेशन, सबसे मेन जो डाइजेशन होता है वो छोटी आंत के अंदर होता है। ठीक है, किसके अंदर? छोटी आंत के अंदर। ठीक, तो फैट का मेन डाइजेशन कहां होगा? छोटी आंत में। छोटी आंत में आपने देखा होगा पैंक्रियाज से तो एक एंजाइम आता है पैंक्रियाज लाइपेस, जो कि फैट को पचाता है। इधर से क्या जाएगा? बाइल जूस, जो कि फैट को पचाएगा। तो बाइल जूस का काम केवल फैट को पचाना होता है। बाकी जो बच गए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, उनको कौन पचाता है? उनको पचाता है पैंक्रियाज से जो एंजाइम निकले थे, पिछले क्लास में पढ़ा था हमने। ठीक है, पैंक्रिएटिक एमाइलेज पहला एंजाइम, आपका पैंक्रिएटिक लाइपेस, एक ट्रिप्सिन, एक कीमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन क्या करते थे? प्रोटीन को पचा लेते हैं। और जो आपका पैंक्रिएटिक लाइपेज है वो फैट को पचा रहा था, जो पैंक्रिएटिक एमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट को पचा रहा था।
ठीक, तो ये तो चारों चीजों को, ये तीनों चीजों को पचा रहा है पैंक्रियाज, है कि नहीं, जो पैंक्रियाज से एंजाइम निकले। लेकिन जो लीवर से बाइल जूस निकलता है ये केवल फैट को पचाता है, वसा को, क्योंकि फैट सबसे ज्यादा छोटी आंत में पचती है। तो फैट को पचाने का काम बाइल जूस भी कर रहा है, इधर से पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम आता है पैंक्रियाज से, वो कर रहा है। ठीक है, तो छोटी आंत में जाकर फैट को पचाता है। और फैट को पचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट। ठीक है, डाइजेशन है, वसा को पचाने की प्रक्रिया। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? जैसे डाइजेशन होता है फैट के छोटी आंत में, तो इसका एक नाम दे दिया है कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं दोस्तों? इस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन, EMULSIFICATION, EMULSIFICATION, इमल्सिफिकेशन, इमल्सी, ठीक है, हुआ इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन, यानी जो फैट को पचाने की प्रोसेस प्रक्रिया चलती है हमारी छोटी आंत में, इधर से पैंक्रियाटिक एंजाइम आता है जिसे पैंक्रियाटिक लाइपेज कहते हैं, इधर से बाइल जूस आता है, ये दोनों फैट को पचाते हैं छोटी आंत में आकर। वो पचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फैट के पचाने की प्रक्रिया को, जब भी हम फैट को किसी न किसी प्रोसेस से पचाते हैं, चाहे वो नेचुरली हमारी बॉडी में हो, चाहे बाहर, मतलब एक तरीके से आर्टिफिशियल तरीके से पचाए किसी फैट को, डाइजेशन करे, तो उसको इमल्सिफिकेशन प्रोसेस नाम दिया जाता है। यानी फैट को डाइजेस्ट करने के प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कह देंगे। ठीक, क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन। ये क्वेश्चन पूछा गया है इस पे। ठीक, तो बाइल जूस क्या काम करता है? ये फैट को पचाता है, केवल फैट को, छोटी आंत में जाकर ओनली फैट को पचाएगा, केवल फैट को पचाता है, ठीक, वसा को। अब अगला, इसका पीएच कितना होता है बाइल जूस का? अब जाहिर सी बात है, जूस निकल रहा है तो उसका पीएच होगा कुछ। तो दोस्तों इसकी जो पीएच वैल्यू होती है, पीएच मैंने आपको कई बार बता दिया है क्लास में। पीएच वो होता है जो किसी भी चीज का क्या बताता है कि वो एसिड है या बेस है। क्या बताता है? कोई भी चीज अम्ल है या क्षारीय है। तो पीएच वैल्यू क्या होती है इसकी? पीएच वैल्यू होती है दोस्तों इसकी 7.5 से 8.2। ठीक है, 7.5 से 8.2, जो कि क्या है? बेसिक है। क्या नेचर है? बेसिक नेचर का है, यानी क्षारीय प्रकृति। क्या दोस्तों? बेसिक नेचर का है। बेसिक नेचर क्या है? जिसकी वैल्यू पीएच स्केल में 7 से ऊपर हो वो बेसिक होता है, क्षार होता है, और 7 से नीचे वो एसिडिक होता है, यानी अम्लीय होता है। ठीक, तो ये हमारा बेसिक होता है। अब इसकी वजह से क्या काम होता है दोस्तों? इसकी पीएच वैल्यू 7.5 से 8.2 होती है, ये बेसिक नेचर का होता है। अब हमारे सबसे पहले आमाशय से खाना पच के आया था, मतलब छोटी आंत से पहले किस में पच के आया था? आमाशय, पेट से, स्टमक से। जब आमाशय में खाना पचाता तो मैंने आपको बताया था इसमें HCl का निर्माण होता है सबसे पहले पेट में। HCl क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, अगर उसके अंदर कोई थोड़ी देर भी रह जाए तो चीजों को गला देता है। फिर मैंने आपको बताया था पेट को क्यों नहीं गला पाता। पेट पे एक सतह, एक लेयर बनी होती है म्यूकस की, वो भी एक बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय नेचर का म्यूकस, जिससे वो HCl के साथ मिलकर उसको वहीं न्यूट्रल कर देता है, यानी पेट की दीवार पर असर ही नहीं हो पाता HCl का। लेकिन पेट के अंदर तो बहुत सारा HCl होता है। खाना जो पच के आता है वो HCl के अंदर पच के आता है, यानी जो खाना डाइजेस्ट होके, जितना भी डाइजेस्ट हुआ पेट में, जब वो छोटी आंत में आएगा तो एसिड नेचर का होके आएगा, एक अम्लीय नेचर का, यानी खाना जो है एक एसिड बन के आ रहा है, क्योंकि एसिड में से होके आ रहा है। अब खाना एक एसिड के रूप में आएगा छोटी आंत में, और आपको पता है हमारे शरीर को एसिड नेचर की कोई भी चीज नुकसान पहुंचाती है। हमें जो एसिड प्रकृति की कोई भी खाना है, कुछ भी, वो खाना नहीं चाहिए। जैसे पेप्सी पीने से क्यों मना करा जाता है? पेप्सी में स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, हमारे पेट में वैसे ही बहुत ज़्यादा एसिड होता है, ऊपर से हम एसिड ही पियेंगे तो जाहिर सी बात है एसिडिटी बढ़ जाती है, और एसिडिटी बढ़ेगी तो वही आगे छोटी आंत में जाएगी,
अगर ज़्यादा एसिड होता है तो आपका ये जाके ब्लड में भी मिल जाता है, और ब्लड हमारा एसिडिक नहीं होना चाहिए। अगर ब्लड का जो नेचर है, हमारा जो प्रकृति, अगर वो एसिडिक हो गई तो हमारे शरीर में इन्फेक्शन चालू हो जाते हैं। जैसे आपके स्किन प्रॉब्लम जितनी भी चालू हो जाएंगी, और आपके और भी बहुत सारी दिक्कतें बढ़ जाती है। तो कभी भी ब्लड को एसिडिक नहीं बनाना चाहिए हमें। ठीक है, ब्लड का आप ब्लड चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, जो ब्लड का पीएच है वो बेसिक पीएच लेवल होता है, वो बेसिक लेवल होता है। ठीक है, पीएच स्केल में जो पीएच वैल्यू होती है ब्लड की, वो 7 से ऊपर होती है, 7.4 के अराउंड होती है। ठीक, तो यानी ब्लड एक बेसिक नेचर का होता है, यानी उसे हमें एसिडिक नहीं बनने देना चाहिए। ठीक है, यानी ब्लड की मात्रा एसिडिक नहीं होनी चाहिए। अगर वो हो गई तो हमारी बॉडी के लिए खतरनाक है। तो इसका मतलब खाना जो है, जो आखिर में अगर ब्लड के पास जाना चाहिए तो बेसिक नेचर का जाना चाहिए, क्षारीय प्रकृति का। क्योंकि हमारा ब्लड क्या है, एक क्षारीय है, एक बेसिक है। क्योंकि उसकी पीएच वैल्यू 7 से ऊपर है, 7.4 के अराउंड होती है ब्लड की। ठीक है, तो हमारा खाना क्या होना चाहिए, बेसिक। अब पेट में से खाना छोटी आंत में गया एसिड के रूप में, तो यानी उसको बेस बनाना, इसको आखिर में जब ब्लड में जाना है तो बेस के उसमें जाना है। तो उसको बेस कौन बनाता है, खाना पेट से छोटी आंत में एसिड के रूप में आया, तो बेस बनाने का काम करता है ये बाइल जूस ही। यानी बाइल जूस के दो काम होते हैं, एक तो फैट को पचाता है, दूसरा जो खाने का जो एसिडिक लेवल है उसको कम कर देता है। क्योंकि ये क्या है, ये बेसिक नेचर का होता है। जब एसिड के साथ बेस मिलता है तो उस चीज को न्यूट्रल कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है, न्यूट्रल। क्या करता है, न्यूट्रल। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पीएच वैल्यू बेसिक नेचर की है, इसलिए बाइल जूस भोजन को एसिडिक नेचर से बेसिक नेचर में बदल देता है। क्या करता है दोस्तों, इसलिए जो हमारा बाइल जूस है ना, भोजन को एसिडिक नेचर से बेसिक नेचर में बदलता है। क्योंकि जब पेट में खाना पच के जाता है ना, तो एसिडिक होता है वो खाना, क्योंकि बहुत सारे एसिड से होके आया होता है वो। HCl एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एसिडिक नेचर का होता है खाना जब छोटी आंत में पहुंचता है। तो हमारे ब्लड में लेकिन पहुंचाना है खाने को बेसिक नेचर के रूप में। तो बेसिक में कौन बदलेगा, ये बदलेगा बाइल जूस। बाइल जूस क्योंकि बेसिक नेचर का होता है, जब एसिड के साथ मिलेगा तो उसको बेसिक न्यूट्रल कर देगा एक तरीके से। ठीक है, एक तरीके से न्यूट्रल कर देगा। तो ये क्या करेंगे, पैंक्रियाज से भी मैंने आपको बताया था कल, पैंक्रियाज से क्या निकलता है हमारा, पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, अग्नाशय रस, कल मैंने पढ़ाया था। उसका पीएच भी क्या था, उसका पीएच भी आपका 7.5 से 8.5 तक था। कितना था, 7.5 से 8.5। उसका भी यही काम होता है। ठीक है, इसलिए बाइल जूस भोजन को एसिडिक नेचर से बेसिक नेचर में बदल देता है। ठीक, हम आपको आगे बता देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, बाइल जूस भोजन को एसिडिक नेचर से बेसिक नेचर में बदलता है। एसिडिक नेचर को हिंदी में लिखते हैं अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति। और बेसिक नेचर को हिंदी में लिखते हैं क्षारीय प्रकृति। ठीक है, क्षारीय प्रकृति। एक बार दोस्तों मैं देख लेता हूं नीचे का फोन में चमक रहा है कि नहीं चमक रहा। दिख रहा है दोस्तों नीचे का। अब आगे देखो, ये दो काम तो हमने पढ़ लिए। एक तो फैट को पचाता है, फैट को पचाने के प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। और एक काम ये करता है कि जो खाना एसिडिक रूप में आता है उसको बेसिक रूप में करता है, क्षार के रूप में करता है। और यही काम कौन करता है, सेम काम आपका, यही सेम काम करता है आपका, ऐसे स्टार बना लो, नोट डाल लो। यही काम सेम काम करता है आपका पैंक्रिएटिक जूस, अग्नाशय। ठीक है, आपका कौन करता है, अग्नाशय रस।
कौन करता है दोस्तों? अग्नाशय रस, पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस का पीएच लेवल क्या होता है? इसका पीएच होता है, इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है? इसकी पीएच वैल्यू होती है 7.5 से 8.5 तक। कितनी होती है? 7.5 से 8.5 तक। यह भी क्या होता है? बेसिक नेचर का, क्षारीय प्रकृति। ठीक, तो देखो पैंक्रियाटिक जूस जो कि पैंक्रियाज बनाता है, ठीक, इस जूस के अंदर ही 4 एंजाइम होते हैं जो पिछली क्लास में हम पढ़ चुके। तो ये जूस किसका होता है? देख लो 7.5 से 8.5 तक वैल्यू होती है इसकी, यानी बेसिक नेचर का होता है। और आप देखोगे ये भी बेसिक नेचर का है, 7.5 से 8.2। यानी बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस एक काम और क्या करते हैं, ये दोनों मिलके ये भी क्या करता है? भोजन को क्षारीय बनाता है, भोजन को बेसिक नेचर का बनाता है। ठीक है दोस्तों, बेसिक नेचर की हिंदी यहां लिख दी, क्षारीय प्रकृति, यहां से देख लेना। तो पैंक्रियाटिक जूस भी हमारा, जो कि पैंक्रियाटिक डक्ट होती है, एक पाइप होती है पैंक्रियाटिक डक्ट, इसके सारे छोटी आंत में पैंक्रियाटिक जूस छोड़ता है। कल पढ़े थे, इसमें 4 एंजाइम होते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। ये भी पीएच वैल्यू भी इसकी बेसिक होती है। तो ये भी क्या करता है? ये दोनों मिलकर पैंक्रियाटिक जूस और आपका बाइल जूस खाने को क्षारीय बनाते हैं, यानी बेसिक नेचर में बदल देते हैं। ठीक है, एसिड से बेसिक में चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमारे ब्लड की पीएच वैल्यू 7.4 होती है, बेसिक होता है हमारा ब्लड। तो उसको खाना भी तो बेसिक चाहिए। अगर एसिडिक भेज दिया तो हमारे ब्लड में दिक्कतें हो, मतलब ब्लड में एसिड नेचर का हो गया तो बॉडी में दिक्कतें बनने चालू हो जाती हैं, बहुत सारी बीमारियां लगने लगती हैं फिर। ठीक है, तो ये हो है दोस्तों। ठीक, तो ये था आपके, बस लीवर का इतना ही काम था डाइजेशन में, कि लीवर बाइल जूस को बनाता है। ध्यान से सुनना, लीवर बाइल जूस, ठीक है, पित्तरस को केवल बनाता है, फिर उसको स्टोर कर देता है गैल ब्लैडर में। ठीक है, कहां स्टोर कर देता है? गैल ब्लैडर में। उसके बाद जब खाना छोटी आंत में आ जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक सिग्नल भेजती है गैल ब्लैडर को। वो सिग्नल कैसे भेजती है वो अब आगे बताऊंगा मैं। गैल ब्लैडर को एक सिग्नल जाता है, ठीक है, फिर गैल ब्लैडर इस एक बाइल डक्ट होती है, एक पाइप होता है जिसे बाइल डक्ट नाम दिया है हमने। ये रहा वो पाइप जो छोटी आंत में जाके जुड़ रहा है। इस बाइल डक्ट के सहारे जो गैल ब्लैडर है, जो लीवर के द्वारा बनाया गया जो बाइल जूस था वो इसके अंदर स्टोर हो गया था, वो छोड़ देती है छोटी आंत में। इस पाइप के सहारे वो छोटी आंत में चला जाता है और उधर से पैंक्रियाटिक जूस छोड़ देता है। ये एक साथ छोड़ते हैं दोनों। ठीक है, जैसे खाना छोटी आंत में आया, लीवर और पैंक्रियाज एक्टिवेट हुए और एक साथ अपना अपना काम कर देते हैं। इधर से पैंक्रियाटिक जूस आया पैंक्रियाटिक डक्ट के सहारे, उधर से बाइल जूस आया गैल ब्लैडर से बाइल डक्ट के सहारे, छोटी आंत में आ जाते हैं और अपना छोटी आंत में पाचन चालू हो जाता है। तो एक तरीके से इनमें पाचन नहीं होता, पैंक्रियाज लीवर के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता, ये केवल सहायता करते हैं डाइजेशन में। कैसे? अपना रस फेंक के मार देते हैं छोटी आंत में, इधर से लीवर फेंक के मार देता है। ठीक है, छोटी आंत के अंदर पाचन छोटी आंत के अंदर होता है, लेकिन ये बस सहायता कर देते हैं लीवर और पैंक्रियाज, इसलिए इन्हें सहायक ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे डाइजेशन होता है, ठीक है, अब वो पढ़ेंगे हम। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब नोट डाल के 2 पॉइंट लिख लो, 2 पॉइंट हमारे रह गए, नोट डाल के 2 पॉइंट लिख लो। ठीक है, लिखो पहला पॉइंट, नोट डाल के 2 पॉइंट लिख लो, 2 पॉइंट रह गए हमारे। सबसे पहला पॉइंट जो हमने बाइल जूस पढ़ा था अभी, क्या पढ़ा था? बाइल जूस, पित्तरस, जिसे कौन बना रहा था? लीवर। स्टोर कहाँ हो रहा था? गैल ब्लैडर, पित्ताशय थैली में। बाइल जूस जो है दोस्तों, यह कोई एंजाइम नहीं छोड़ता। अभी तक आपने पढ़ा होगा जितने भी जैसे पैंक्रियाज था, पैंक्रियाटिक जूस छोड़ता है, उसके अंदर 4 एंजाइम पढ़े थे हमने जो काम कर रहे थे। कितने? 4 एंजाइम। इसी तरीके से सैलिवरी ग्लैंड पढ़ा था हमने, सैलिवरी ग्लैंड जो लाल ग्रंथि थी वो भी एंजाइम छोड़ रही थी। उसके बाद हमने आपका लीवर के अंदर भी देखा था कि लीवर के अंदर भी कम से कम आपके HCl+ 4 एंजाइम और छोड़े जा रहे थे। ठीक है, ठीक है, लीवर के अंदर भी कम से कम 4 एंजाइम और थे। तो आपने देखा होगा कि अब तक कोई भी जो रस होता है, जैसे लीवर के अंदर गैस्ट्रिक जूस छोड़ा, लीवर क्या, सॉरी,
जो स्टमक पढ़ा था हमने, स्टमक के अंदर क्या था, जो गैस्ट्रिक ग्रंथि थी, गैस्ट्रिक ग्लैंड, वो क्या छोड़ रही थी, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के अंदर हमारा HCl पहले छुट रहा था, और उसके बाद 4 एंजाइम थे, उन सबको मिलाकर क्या था, गैस्ट्रिक जूस। ठीक। और उधर हमने सैलिवरी ग्लैंड पढ़ा था, लार ग्रंथि, वो भी एंजाइम छोड़ रही थी। ठीक है, कोई ना कोई एंजाइम छोड़ रही थी जो डाइजेशन में मदद कर रहा था। इधर हमने पैंक्रियाटिक जूस पढ़ा था, उसमें भी कम से कम 4 एंजाइम थे। लेकिन बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता, ये एक जूस की फॉर्म में ही रहता है, ये इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, ये एंजाइम नहीं होते हुए भी पाचन करता है, इसका पाचन में सहायक होता है। और अभी आपने पढ़ा बाइल जूस क्या पचाता है, फैट पचाता है, क्या, वसा को पचाता है। तो बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता, ये जूस की फॉर्म में ही होता है, और ऐसे ही खाने को पचा देता है, फैट को पचा देता है। ठीक है, यह है एंजाइम जिसे किण्वक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, किण्वक। यह एंजाइम ना होते हुए भी एंजाइम ना होते हुए भी फैट का डाइजेशन, वसा का डाइजेशन करता है, वसा का पाचन या डाइजेशन, पाचन करता है। ठीक, यह एंजाइम ना होते हुए भी फैट का पाचन करता है। ठीक है, इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं पाया जाता बाइल जूस के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा पॉइंट लिखो नोट के अंदर, ये था पहला पॉइंट, अब लिखो दूसरा। अब तक आपने देखा होगा जितने भी जूस थे इनके अंदर एंजाइम था, लेकिन इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं होता, ये डायरेक्ट फैट को पचाता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट लिखो दोस्तों, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं जिसे। छोटी आंत का सबसे पहला भाग होता है एक, जिसके अंदर खाना जाता है, सबसे पहला भाग छोटी आंत का जिसके अंदर खाना जाता है, सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है, छोटी आंत का सबसे पहला भाग कौन सा होता है, जिसे कहते हैं हम ड्यूडेनम। दोस्तों जिसे क्या कहते हैं, ड्यूडेनम, जिसे कहते हैं ग्रहणी हिंदी में। जिसे हिंदी में बोलते हैं ग्रहणी, क्या बोलते हैं, ग्रहणी, जिसे ड्यूडेनम। ये छोटी आंत का सबसे पहला भाग है जिसके अंदर खाना एंटर करता है। जब पेट से खाना निकला था और छोटी आंत में घुसा था तो सबसे पहले ड्यूडेनम में घुसता है। अभी छोटी आंत का पूरा हम स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे कि पहले क्या होता है बाद में क्या होता है। अभी फिलहाल इस पॉइंट को जानने के लिए छोटी आंत का बस इतना समझ लो, जो सबसे पहला भाग होता है ड्यूडेनम होता है, जिसके अंदर पेट से खाना छोटी आंत में सबसे पहले एंटर करता है, ड्यूडेनम में। ठीक है, डूडेनम के अंदर डूडेनम जो है, जो छोटी आंत का सबसे पहला भाग होता है, ये 2 हार्मोन रिलीज करता है। देखो कौन कौन से हार्मोन। ठीक है, ये क्या बनाता है, ये बनाता है 2 हार्मोन। कितने, रिलीज 2 हार्मोन। क्या बनाता है, 2 हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक, कौन कौन से हैं, एक तो है मेरे दोस्तों कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टो बायोलॉजी में दोस्तों भाई ये नाम और स्पेलिंग ही रटनी होती है, मेन बड़ी हार्ड होती है। कोलेसिस्टोकिनिन। ठीक है, तो हिंदी में क्या बोलेंगे, कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन, क्या, कोलेसिस्टोकाइनिन। दूसरा होता है सिक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन की स्पेलिंग बोल देता हूँ, CHOLECYSTOKAININ, कोलेसिस्टोकाइनिन। सिक्रेटिन की बोल देता हूँ,
SECRETIN, सिक्रेटिन। ठीक है, इसे क्या बोल देते हैं? सिक्रेटिन, सैक्रेटिन। क्या बोल देते हैं इसे? सैक्रेटिन। क्या होता है? सैक्रेटिन। दो हार्मोन रिलीज करता है छोटी आंत में, जिसमें पेट से खाना छोटी आंत में जब घुसता है तो डूडेनम में घुसता है। डूडेनम छोटी आंत का सबसे पहला भाग होता है। जैसे हमने पेट के 3 भाग पढ़े थे, तो सबसे पहला भाग डूडेनम होता है। डूडेनम दो हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, डूडेनम के अंदर ही आपका बाइल जूस और इधर से पैंक्रियाटिक जूस आते हैं। सबसे पहला भाग आंत का डूडेनम होता है, इसी में ही पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस आते हैं, और डूडेनम में ही फैट, प्रोटीन, ये सब पचता है। ठीक है, तो डूडेनम दो हार्मोन छोड़ता है, कोलेसिस्टोकिनिन और सिक्रेटिन। अब कोलेसिस्टोकिनिन क्या करता है? एक्टिवेट गैल ब्लैडर। दोस्तों, गैल ब्लैडर को पित्ताशय थैली कहते हैं, मैं पीछे लिखवा चुका हूं। एक्टिवेट गैल ब्लैडर यानी गैल ब्लैडर को चालू कर देता है, एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो क्या रिलीज करे? गैल ब्लैडर क्या रिलीज करता है फिर? बाइल जूस। रिलीज बाइल जूस थ्रो बाइल डक्ट। इंटू स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटू डूडेनम। डूडेनम लिख लो क्योंकि आंत का हिस्सा है। दोस्तों, जो हमारा कोलेसिस्टोकाइनिन है, कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है? ये एक हार्मोन होता है, जिसे कौन रिलीज करता है? ये डूडेनम, यहाँ वाला हिस्सा होता है। ये वाला हिस्सा हमारा डूडेनम है, छोटी आंत का जो हिस्सा है यहाँ तक डूडेनम, फिर बीच का हिस्सा कोई और होता है, फिर लास्ट का हिस्सा तीसरा होता है। तो छोटी आंत भी हमारी 3 भाग में डिवाइड है। तो पहला भाग डूडेनम होता है, डूडेनम में खाना आया, तुरंत ही पैंक्रियाज जो है पैंक्रियाटिक जूस छोड़ेगा, उधर से लीवर बाइल जूस बना के गैल ब्लैडर में पहले स्टोर कर चुका होता है। लीवर बाइल जूस बनाकर, पितरस को बनाकर गैल ब्लैडर यानी पित्ताशय थैली में स्टोर कर चुका होता है पहली। तो ये क्या करता है? यहां से डूडेनम में 2 हार्मोन बनेंगे, 2 हार्मोन, इन्हें हार्मोन बोलते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करेगा? ये जो हार्मोन है, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन पहुंचेगा गैल ब्लैडर तक, और एक सिग्नल, एक दरवाजा खटखटाएगा कि भाई छोड़ दे बाइल जूस को, खाना छोटी आंत में आ गया है। तो बस क्या करता है? डूडेनम यहाँ से अपने दूध को भेजता है, जिसे कोलेसिस्टोकाइनिन कहते हैं। ये दूध होता है किसका? डूडेनम का। तो ये दूध जाएगा मैसेज लेके गैल ब्लैडर तक कि भाई खाना छोटी आंत में आ चुका है, तुम बाइल जूस को छोड़ दो। ठक 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 दरवाजा खटखटाएगा। ठीक है, तो ये एक्टिवेट कर देता है गैल ब्लैडर को, यानी चालू कर देता है। ठीक है, उसको जगा देता है और कहता है कि भाई बाइल जूस छोड़ दो। रिलीज बाइल जूस किसके सहारे जाएगा? बाइल जूस बाइल डक्ट के सहारे होते होते किस में जाएगा? डूडेनम में, जो कि छोटी आंत का हिस्सा है। तो रिलीज बाइल जूस थ्रो बाइल डक्ट इनटू डूडेनम। ठीक है, तो इसको हिंदी में ऐसे लिख लेना, गैल ब्लैडर को चालू करता है, उसके बाद गैल ब्लैडर बाइल जूस को छोड़ता है बाइल डक्ट के सहारे डूडेनम में। गैल ब्लैडर बाइल जूस को छोड़ता है बाइल डक्ट के सहारे डूडेनम में। इसको हिंदी में लिख लेना। ठीक है, फिर से बोल देता हूं, गैल ब्लैडर यानी पित्ताशय थैली पित्तरस को छोड़ती है बाइल डक्ट के सहारे डूडेनम में। ठीक है, अब आ जाओ सिक्रेटिन। सिक्रेटिन क्या काम करता है? सिक्रेटिन काम करता है दोस्तों, ये एक्टिवेट करता है आपके पैंक्रियास को। किसे एक्टिवेट करता है? पैंक्रियास को। एक्टिवेट पैंक्रियाज। किसे एक्टिवेट करेगा? पैंक्रियाज को। ठीक है, पैंक्रियाज को क्या कहते हैं? अग्नाशय। ये मैं लिखवा चुका हूं पीछे, तो वहीं से देख के लिख लेना, अग्नाशय। ठीक है, एक्टिवेट मतलब चालू कर देता है पैंक्रियाज को। ठीक, पैंक्रियाज को जब ये देखो, जब खाना डूडेनम में आ गया, डूडेनम में दो हार्मोन बने, पहला कोलेसिस्टोकिनिन और दूसरा सिक्रेटिन। जो कोलेसिस्टोकिनिन है बाइल डक्ट के सहारे गैल ब्लैडर पे जाएगा, उसका दरवाजा खटखटाएगा कि बाइल जूस छोड़। ठीक है, कोलेसिस्टोकाइनिन बाइल डक्ट जो पाइप है उसके सहारे गैल ब्लैडर तक जाएगा, वहां से कहेगा भाई बाइल जूस छोड़।
फिर बाइल जूस बाइल डक्ट के होते होते डुडेनम में आ जाएगा। सेम उसी टाइम पे एक सिक्रेटिन हार्मोन और बनता है डुडेनम में। वो जब कोलेसिस्टोकाइनिन बाइल डक्ट की तरफ गैल ब्लैडर की तरफ जा रहा है, इधर से सिक्रेटिन जा रहा है पेंक्रियास में, पेंक्रियास के दरवाजे पे, किसके सहारे, पेंक्रियाटिक डक्ट के सहारे। एक पाइप है जो पेंक्रियास को छोटी आंत से जोड़ रहा है। तो सिक्रेटिन हार्मोन यहां से पेंक्रियास के घर जाएगा, पेंक्रियाटिक डक्ट के सहारे पेंक्रियास के घर गया, दरवाजा खटखटाया कि भाई पेंक्रियाटिक जूस छोड़, खाना आ चुका है छोटी आंत में। तो सिक्रेटिन यहाँ दरवाजा खटखटा देगा, पेंक्रियाटिक जूस छोड़, फिर पेंक्रियास यहाँ से पेंक्रियाटिक जूस छोड़ देगा डुडेनम में। ठीक है, एक्टिवेट पेंक्रियास। और पेंक्रियास क्या करेगा, रिलीज पेंक्रियाटिक जूस, जिसे हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय रस, पीछे लिखवा चुका हूं, हिंदी में लिख लेना। रिलीज पेंक्रियाटिक जूस थ्रो पेंक्रियाटिक डक्ट, एक पाइप होती है जो जोड़ती है पेंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, पेंक्रियाटिक डक्ट इनटू डुडेनम। वो पेंक्रियाटिक जूस को पेंक्रियाटिक डक्ट के सहारे डुडेनम में भेज देगा। डुडेनम क्या है, छोटी आंत का पहला भाग। डुडेनम को हिंदी में कहते हैं ग्रहणी। ठीक है, तो पेंक्रियास क्या करेगा, सिक्रेटिन के कहने पर पेंक्रियाटिक जूस छोड़ देगा जो पेंक्रियाटिक डक्ट के सहारे डुडेनम में चला जाएगा। डुडेनम क्या है, छोटी आंत का हिस्सा ही तो, यानी छोटी आंत में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 पॉइंट रह गए थे, ये नोट कर लो, फिर से बता देता हूं। बाइल जूस एक एंजाइम ना होते हुए भी फैट का पाचन करता है, क्योंकि अभी तक हम कोई भी ग्रंथि पढ़ रहे थे या ग्लैंड पढ़ रहे थे, वो कोई ना कोई एंजाइम, अगर जूस भी छोड़ रही थी तो उसके अंदर एंजाइम होते थे। ठीक है, आप पीछे नोट्स पढ़ना, उसमें देखना हर जो ग्लैंड है, जो ग्रंथि है, कोई ना कोई जूस छोड़ रही है, उस जूस में एंजाइम है। तो इस बाइल जूस में जो लीवर के द्वारा बनाया जाता है और स्टोर होता है गैल ब्लैडर में, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता बाइल जूस में, ये डायरेक्ट फैट को पचाता है। ठीक है, डायरेक्ट फैट वसा को पचाता है। ठीक, छोटी आंत का पहला भाग डुडेनम होता है जो 2 हार्मोन छोड़ता है, कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन एक्टिवेट करता है गैल ब्लैडर को, इसका दरवाजा खटखटाता है कि भाई बाइल जूस छोड़ पाचन के लिए। इधर सिक्रेटिन हार्मोन जाएगा पेंक्रियास के दरवाजे, इसे खटखटाएगा, बोलेगा पेंक्रियाटिक जूस छोड़, और फिर ये दोनों जूस छोड़े जाते हैं। मैंने आपको बताया था ना, इन्हें पता कैसे लगता है कि खाना छोटी आंत में आ गया, ये बताते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन। फिर ये दोनों जो गैल ब्लैडर होता है, इधर से पेंक्रियास होता है, अपना अपना जूस छोड़ देते हैं। ठीक है, पाचन चालू हो जाता है डुडेनम में। ठीक, अब पढ़ते हैं छोटी आंत। छोटी आंत का ही काम था वैसे ये भी, छोटी आंत में पहला भाग डुडेनम, वही हार्मोन छोड़ता है। अब मेन छोटी आंत को पढ़ते हैं, उसके भागों, उसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब अगला है हमारा छोटी आंत। हम 2 सहायक ग्रंथि पढ़ चुके हैं, लीवर पेंक्रियास। ठीक, छोटी आंत हमारी दोस्तों 3 भाग में डिवाइड होती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं जिसे। छोटी आंत में सबसे पहला भाग, जब खाना यहाँ से आपका जो पेट होता है हमारा, आमाशय, आमाशय का सबसे जो निचला भाग होता है उसे पाइलोरस कहते हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आमाशय का निचला भाग पाइलोरस। तो पाइलोरस से खाना इस किस में एंटर करता है, छोटी आंत में। किसके रूप में करता है, काइम के रूप में। खाने का वो जो रूप होता है उसका नाम होता है काइम। खाना इसमें एंटर करेगा काइम के रूप में, जिसे कैम बोलते हैं। ठीक, काइम के रूप में खाना। काइम मैंने बता दिया क्या कहते हैं, पेट में जब पूरा भोजन पच जाता है, आगे छोटी आंत में जाने के लिए तैयार हो जाता है, भोजन के उस रूप को काइम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, काइम। ठीक है, तो भोजन अब छोटी आंत में जाएगा, पेट में जितना खाना टूट चुका था छोटे पार्ट में उतना टूट गया। अब जो बच गया वो बचा हुआ इसमें टूटेगा। ठीक है, पेट के अंदर जाहिर सी बात है, पहले मुंह में खाना है, कुछ हद तक खाना टूटता है छोटे भाग में, फिर पेट में आया, पेट में भी कुछ हद तक टूटता है, फिर बचा हुआ सारा छोटी आंत में जाके टूटेगा। यानी फाइनल डाइजेशन जो होता है हमारे शरीर का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन। ठीक है, अब देखो, पहला पॉइंट जो आपका छोटी आंत का है वो लिख लो पहले, छोटी आंत के पॉइंट। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फाइनल डाइजेशन, यानी अंतिम पाचन।
फाइनल डाइजेशन छोटी आंत में होता है। चलो इस पॉइंट को रहने दो, अभी से एंड में लिखेंगे क्योंकि पूरा पाचन लास्ट, छोटी आंत के लास्ट भाग में होता है, तो इस पॉइंट को भी रहने दो, इसे बाद में लिखवाएंगे। ठीक, पर ये जरूर लिख लो, अभी रुक जाओ, इसे बाद में लिखवाएंगे। सबसे पहले देखो, खाना स्टमक के पाइलोरस भाग से, यानी पेट का सबसे नीचे का भाग पाइलोरस होता है, उसके सहारे खाना काइम के रूप में, कैम के रूप में छोटी आंत में घुसा। छोटी आंत में घुसते ही सबसे पहला भाग छोटी आंत का क्या है? डूडेनम, जिसे ग्रहणी भी कहते हैं हिंदी में। डूडेनम में खाना घुसा। डूडेनम में दो चीजें जुड़ रही हैं, दो पाइप आके जुड़ रहे हैं, एक है पैंक्रिएटिक डक्ट, एक है आपका बाइल डक्ट। ये रही आपकी, ये वाला पाइप बाइल डक्ट, ये पैंक्रियाज वाला पैंक्रिएटिक डक्ट। तो ऊपर से पैंक्रिएटिक डक्ट आ रही है, नीचे से बाइल डक्ट आ रही है जिससे बाइल जूस आता है, ऊपर से पैंक्रिएटिक डक्ट आ रही है जिससे पैंक्रिएटिक जूस आता है। तो डूडेनम में जैसे खाना है, तो डूडेनम में जो पैंक्रिएटिक जूस है वो अपना काम करेगा, बाइल जूस अपना काम करेगा। मैं पढ़ा चुका हूँ ये अपना काम क्या करते हैं। ठीक, तो यहाँ खाना पचा, खाना टूटा यहाँ, ठीक है, यहाँ खाना टूटा। ठीक, खाना टूटने के बाद अब और आगे जाएगा, क्या जाएगा? और आगे। तो डुओडेनम में क्या काम हुआ? डुओडेनम में एक तो आपका पैंक्रिएटिक जूस ने काम करा, जो मैं पढ़ा चुका हूं। उधर बाइल जूस ने फैट को पचाया, पैंक्रिएटिक जूस ने प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट तीनों को पचाया। ठीक है, तो फैट यहाँ किस में टूट चुका है? डाइग्लिसराइड में। फैट आपका पूरा फैट अब यहाँ कंप्लीट फैट पूरा किस में टूट चुका है? आपका डाइग्लिसराइड में। कार्बोहाइड्रेट किस में टूट चुका है? पूरा माल्टोज में। ठीक है, और आपका प्रोटीन किस में टूट चुका है? पूरा पेप्टाइड में। देख लो डुओडेनम के अंदर। ठीक है, डुओडेनम के अंदर जितना भी पाचन हुआ, फैट किस में टूटेगा? लिख लो, सबसे पहले तो लिखो ये दो हार्मोन छोड़ता है, रिलीज टू हार्मोन। रिलीज टू हार्मोन। ठीक, ये दो हार्मोन छोड़ता है। वो दो हार्मोन कौन से मैं आपको पढ़ा चुका हूं। एक है आपका कोलेसिस्टोकाइनिन, दूसरा आपका सिक्रेटिन। ठीक है, दूसरा आपका सिक्रेटिन। ये दोनों मैं पढ़ा चुका हूं, हिंदी में भी लिखवा चुका हूं, इनका क्या काम है इससे पहले पढ़ा दिया मैंने पॉइंट में। ठीक है, दो हार्मोन छोड़ेगा, ये अपना अपना काम करेंगे। उसके बाद दोस्तों दूसरा काम इसमें क्या होता है? दो हार्मोन छोड़े, वो पैंक्रिएटिक, ये पैंक्रिएटिक जूस को लेकर आएगा, ये बाइल जूस को लेकर आएगा। ठीक है, मैं पढ़ा चुका। और इसके अंदर जो खाना है वो एसिड से बेसिस में हो जाता है। डुओडेनम में भोजन, डुओडेनम के अंदर भोजन जो है एसिड से बेस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एसिड अम्ल, अम्लीय से क्षारीय में हो जाएगा। अम्लीय से किस में हो जाएगा? क्षारीय में। ये मैं बता चुका हूं कौन सी चीज इसे अम्लीय से क्षारीय में करती है। कौन करती है? पैंक्रिएटिक जूस और बाइल जूस, क्योंकि दोनों का पीएच लेवल बेसिक होता है। ठीक है, और खाना तो जाहिर सी पेट से जब डुओडेनम में आया तो एसिड के रूप में आया, पूरा HCl से होते हुआ है, तो ये दोनों बेस में कर देंगे, पैंक्रिएटिक जूस और बाइल जूस। तो डुओडेनम में दूसरा काम ये हुआ। पहला काम हार्मोन छोड़े, हार्मोन छोड़े, फिर पैंक्रिएटिक जूस आया, बाइल जूस आया, पाचन चालू करा। दूसरा काम क्या हुआ? भोजन को एसिड से बेस में चेंज हो जाएगा। किसमें? डुओडेनम की बात हो रही है अभी, मैं केवल यहाँ डुओडेनम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पहला भाग जो है। ठीक है, इसमें खाना और छोटे भागों में टूटेगा, यानी और छोटे टुकड़ों में टूटेगा। ठीक है, खाना ब्रेक होगा इसमें। और मैंने आपको पढ़ाया था सबसे पहले, खाना, खाने का पाचन का मतलब क्या है? उसको छोटे से छोटे यूनिट में तोड़ना, इतना तोड़ना कि वो उससे लिक्विड निचोड़ा जा सके पूरा, जितना हो सके उतना
जिसके कहते नहीं है जिसका पाचन अच्छा होता है उसे दो रोटी भी लग जाती है, उसका मतलब ये होता है कि दो रोटी को छोटे से छोटे भाग में तोड़कर दो रोटी का सारा रस निकाल लेना। और जिसका पाचन खराब होता है वो खाने से सारा रस नहीं निकाल पाता, सारा जूस नहीं निकाल पाता। तो जो ब्लड में हमारे क्या जाता है, एक रस जाता है, जो छोटी आंत है खाने में से रस को सौंप लेती है, लेकिन वो खाने को इस रूप में कर देती है कि सारा रस निकल जाए उससे। ठीक है, तो खाने को छोटे से छोटे भाग में तोड़ना है, क्योंकि उसको आखिर में ब्लड में घोलना है। और आपको पता है ब्लड में सेल्स कितनी होती है, इतनी छोटी होती हैं कि हमें माइक्रोस्कोप से देखनी पड़ती है। अब उन्हें वो खाना चाहिए, तो जाहिर सी बात है उसको छोटे से छोटे भाग में तोड़ना होगा, इसी को पाचन कह देते हैं। तो खाना सबसे पहले थोड़ा बहुत खाना टूटता है मुंह में, फिर जो बच जाता है वो थोड़ा बहुत टूटता है पेट में, उसके बाद भी बचता है, जो बच जाता है उसके बाद जो बच जाता है वो टूटेगा छोटी आंत में। छोटी आंत में भी यहाँ टूटेगा, कुछ यहाँ टूटेगा, फाइनल यहाँ टूटेगा। ठीक है, यहाँ भी डाइजेशन होगा, यहाँ भी डाइजेशन होगा, यहाँ भी डाइजेशन होगा। तो डूडेनम और जेजुनम में, ठीक है, डूडेनम और जेजुनम में जो फैट है इन दोनों के अंदर बता रहा हूं मैं। फिलहाल ये मैंने डूडेनम के बारे में लिखवा है, ठीक है। तो डूडेनम में कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेगा, माल्टोस में। फिर बता देता हूं, कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेगा, माल्टोस में। आपने देखा होगा कार्बोहाइड्रेट शुरू से ही माल्टोस में टूटता हुआ है। इसकी हिंदी दोस्तों मैं लिखवा चुका हूं, पिछले नोट से देख लेना अगर मेरी क्लास ली है तो। कार्बोहाइड्रेट और माल्टोस को हिंदी में कैसे लिखते हैं मैं लिखवा चुका हूं पीछे। ठीक, तो मुंह के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट माल्टोस में टूटा, जो बच गया पेट के अंदर फिर माल्टोस में टूटा, उसके बाद भी जो कार्बोहाइड्रेट बच गया वो अब डूडेनम में आके माल्टोस में टूट गया। यानी कार्बोहाइड्रेट को माल्टोस में टूटते टूटते आ रहा है। ठीक है, यहां भी किस में टूटा, माल्टोस में। अब आ जाओ फैट। फैट टूटेगा डाइग्लिसराइड में। ठीक है, अब जो हमने मुंह में फैट खाया, कुछ फैट मुंह में डाइग्लिसराइड में टूटा, कुछ फैट पेट में डाइग्लिसराइड में टूटा, और उसके बाद वो जो बच गया वो फिर डूडेनम में आकर डाइग्लिसराइड में टूटेगा। उसके बाद भी कुछ फैट बच गया तो वो जेजुनम में टूटेगा। ठीक है, छोटी आंत में भी एंड तक पाचन चलता है, लेकिन छोटी आंत में फाइनल हो जाता है पाचन का। तो फैट किस में टूटा, डाइग्लिसराइड में। अब देखो, अब आ जाओ प्रोटीन। प्रोटीन किस में टूटेगा, इसमें पेप्टाइड में। इसमें टूटेगा पेप्टाइड में। अब देखो, प्रोटीन मुंह में आया, मुंह में प्रोटीन का पाचन नहीं हुआ, प्रोटीन पेट में गया, प्रोटीन पेट में पेप्टोन में टूटा। पेप्टोन होता क्या है, पेप्टोन छोटे छोटे पेप्टाइड के ग्रुप को ही पेप्टोन कह देते हैं, यानी वो होते पेप्टाइड ही है। पेप्टोन भी एक तरह का पेप्टाइड है, पेप्टाइड के छोटे 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 भागों को पेप्टोन कह देते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटीन पेट में भी एक तरीके से पेप्टाइड बोल लो या पेप्टोन बोल लो, पेप्टाइड में ही टूटा। ठीक, उसके बाद डेडुनम में आके वो जो पेप्टोन है वो ओ यानी जो पेप्टाइड है वो और छोटे भाग में टूटा, अब उसे पेप्टाइड बोल देते हैं। ठीक है, मतलब पेप्टाइड अगर थोड़े बड़े बड़े पार्ट में होता है तो उसे पेप्टोन बोल देते हैं। यानी पेट में प्रोटीन पेप्टोन में टूटा, डेडुनम में आके जो पेप्टोन है प्रोटीन का पेप्टोन ग्रुप है वो टूटेगा पेप्टाइड में। ठीक है, फैट शुरू से ही डाइग्लिसराइड में टूटता हुआ आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट शुरू से ही माल्टोस में टूटता हुआ आ रहा है, और प्रोटीन शुरू से ही पेप्टाइड में टूटता हुआ आ रहा है। ठीक है, पेट के अंदर भी दोस्तों टूटता पेप्टाइड में ही है, लेकिन वो पेप्टाइड के छोटे छोटे पार्ट्स को पेप्टोन बोल देते हैं, चाहे आप उसको पेप्टाइड ही बोल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो पेट के अंदर भी प्रोटीन पेप्टाइड में टूटा छोटे छोटे में, जिसे पेप्टोन भी बोल देते हैं। और जाहिर सी बात है डूडेनम में आके और छोटे पेप्टाइड में टूट गया, तो प्रोटीन डूडेनम के अंदर किस रूप में आ जाएगा, पेप्टाइड में। यानी जो खाने का रूप है डूडेनम के अंदर जब पच जाएगा, जब पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस खाने से मिलकर उसको पचा देंगे, तब कार्बोहाइड्रेट माल्टोस में टूट जाएगा, फैट डाइग्लिसराइड में टूट जाएगा, प्रोटीन पेप्टाइड में टूटेगा। अब उसके बाद खाना आगे बढ़ता है। ठीक है, मैं इसको नोट कर लो, फिर जेजुनम पढ़ेंगे, डूडेनम के बारे में था। तो अगला है हमारा जेजुनम। अब दोस्तों पढ़ेंगे जेजुनम के बारे में। डूडेनम हम पढ़ चुके पीछे, अब आ जाओ जेजुनम। ठीक, अब जेजुनम को देखते हैं दोस्तों। जेजुनम में पहला पॉइंट लगो, जेजुनम में विली पाई जाती है। विली, VILLI, VILLI। ठीक है, विली पाई जाती हैं। ये विली क्या होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है दोस्तों इसका।
फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक शेप बोल दो, यानी इनका जो आकार होता है उंगली जैसा आकार होता है, जैसे हमारी उंगलियां होती हैं, जैसे हमारी उंगली होती है ना, जैसे मान लो ये आपका जेजुनम है, इसमें ऐसे उंगलियों को जोड़ दूं मैं ऐसे, ठीक है ऐसे, तो ये उंगलियों के आकार के विली होते हैं इसमें, छोटे छोटे ये जो मांसपेशी होती है विली, इन्हें विली कहते हैं, ठीक है। तो विली किस में होती है, जेजुनम में विली पाई जाती है और इलियम में भी विली पाई जाती है, जेजुनम में भी इलियम में भी, ठीक है। सबसे लंबा भाग इलियम होता है, छोटी आंत में सबसे लंबा भाग इलियम होता है, ठीक है, ये हम इलियम में पढ़ेंगे। फिंगर लाइक शेप होती है, इसमें विली पाई जाती है। दोस्तों जब खाना डूडेनम से जेजुनम में जाता है, जो भोजन है, जब भोजन जो है डूडेनम से जेजुनम में जाता है, ठीक है, जब भोजन डूडेनम से जेजुनम में जाता है, तब ये विली जो होती हैं, तब विली छोटी छोटी हो जाती हैं, छोटी छोटी हो जाती है, ठीक है। दोस्तों जब खाना डूडेनम से जेजुनम, डूडेनम में दोस्तों खाना डूडेनम में पूरी तरह पच चुका है, ठीक है, खाना डूडेनम में पूरी तरह पच चुका है आके, यानी खाना मतलब पूरी तरह तो नहीं पचा, डूडेनम के अंदर कार्बोहाइड्रेट पूरी तरीके से माल्टोज में टूट चुका है, डूडेनम के अंदर फैट आकर पूरी तरह डाइग्लिसराइड के रूप में टूट चुका है, यानी और छोटे भाग में टूट चुका है, डूडेनम में आकर सारा जो प्रोटीन है खाने का वो पेप्टाइड में टूट चुका है, यानी खाना जो है कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में टूटा, जो कि कार्बोहाइड्रेट का छोटा भाग है, फिर फैट डाइग्लिसराइड में टूटा और प्रोटीन पूरा पेप्टाइड में टूटा, ये मैंने अभी लिखवा दिया पिछले पॉइंटों में। तो डूडेनम के अंदर कंप्लीटली प्रोटीन किस में टूट गया, पेप्टाइड में, फैट डाइग्लिसराइड में और कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में, ठीक है। अब जाएंगे जेजुनम में। अब दोस्तों अब क्या होगा, डूडेनम से खाना जेजुनम में जाएगा, तो ये जो छोटी छोटी विली होती हैं, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उंगली जैसा आकार होता है इनका, ये क्या करती है, ये छोटी हो जाती हैं, ये छोटी छोटी हो जाती हैं, छोटी छोटी हो जाती हैं, जिसे क्या बोलते हैं, माइक्रोविली। तब विली छोटी छोटी हो जाती हैं, जिसे बोलते हैं माइक्रोविली। क्या बोलते हैं इसे, माइक्रोविली। जब ये विली और छोटी छोटी हो जाती है ना, माइक्रोविली कह देते हैं, यानी और भी छोटी, ठीक है। तब ये छोटी छोटी हो जाती है, तो जब छोटी छोटी हो जाती है तो खाना जो है जेजुनम में उसे आने की जगह मिल जाती है, ठीक है। जेजुनम का साइज थोड़ा बढ़ जाता है, यानी जेजुनम के ये विली जब छोटा हो जाता है तो इसका सरफेस एरिया जो अंदर का होता है, जो इसका एरिया होता है वो बढ़ जाता है जेजुनम का, जिससे खाना आराम से फैल कर आगे आ सके। मेरी बात को समझ रहे हो, जिससे खाना फैल जाए जेजुनम में, लंबी तरीके से फैल जाए। क्यों, क्योंकि जेजुनम में अब एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा, अवशोषण कहते हैं जिसे, क्योंकि हमारा मेन आखिर में हमारा खाने डाइजेशन का रोल क्या है, एब्जॉर्प्शन करना, उसे एब्जॉर्ब करके खून में मिलाना खाने को, वो मेन काम जेजुनम से शुरू होगा, यानी जेजुनम से एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो लिखो अब, तब विली छोटी छोटी हो जाती हैं और जेजुनम का एरिया बढ़ जाता है, जो क्षेत्रफल है जेजुनम का, जो क्षेत्रफल है एरिया, क्षेत्रफल बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जब डूडेनम से भोजन जेजुनम में जाएगा तब विली छोटी छोटी हो जाती हैं, जब ये छोटी छोटी हो जाएंगी तो सरफेस एरिया जो है बढ़ जाएगा जेजुनम का, जब ये बढ़ जाएगा तो खाना आराम से जेजुनम में आ जाता है, जेजुनम का एरिया बढ़ जाता है, जिससे खाना जेजुनम में इजीली आ जाता है, यानी आराम से इजीली आ जाता है और फैल जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। अब क्या होगा दोस्तों, जब ये विली छोटी छोटी हो जाएंगी, माइक्रो विली में बदल जाएंगी, जब खाना आराम से आ जाएगा, खाना इसमें एंटर हो जाएगा, खाना एंटर होकर जब ये बड़ा साइज, ये डूडेनम से बड़ा हो जाता है जेजुनम, ये डूडेनम से, ये जेजुनम नहीं फैलता, ये विली छोटी हो जाती है, ये विली छोटी हो जाती है, ऑटोमेटिक इसका जो एरिया वो बढ़ जाता है, जिससे खाना पूरे में फैल जाता है, पूरे में, ठीक है, इसमें पूरे में फैल जाएगा।
जब खाना पूरे में फैल जाएगा, और खाना जब अच्छी तरीके से फैल जाता है तभी तो उसका एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण। ठीक है, तो लिखो, अब खाना फैल जाता है, अब तीसरा पॉइंट लिखो। जेजुनम में दोस्तों, इसमें इसमें भी आपका एक तरीके से डाइजेशन होगा। ठीक है, जब खाना जेजुनम में आ जाएगा, जेजुनम में डाइजेशन होगा, जेजुनम में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों क्रियाएं होंगी। एब्जॉर्प्शन दोनों होंगे, दोनों होंगे। ठीक है, जेजुनम में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों होंगे। अब देखो, प्रोटीन यह पूरा पेप्टाइड में टूट चुका है, खाने का सारा प्रोटीन ये डूडेनम में पेप्टाइड में टूट गया, खाने का सारा फैट डाइग्लिसराइड में टूट गया डूडेनम में, ये जो पहला भाग है। खाने का सारा कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में टूट गया डूडेनम में। अब वो खाना आ गया है, अब जेजुनम में भी तो डाइजेशन होगा। जेजुनम में पहले पाचन होगा, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक, पाचन कैसे कैसे होगा, डाइजेशन, डाइजेशन में क्या होगा दोस्तों, इसको दोस्तों आगे बताऊंगा इस पॉइंट को, डाइजेशन किस प्रकार होगा, एब्जॉर्प्शन किस प्रकार होगा। अभी इतना लिख लो, जेजुनम में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन यानी पाचन, एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण, अवशोषण। ठीक है, तो जेजुनम में डाइजेशन और अवशोषण दोनों होगा। डाइजेशन कैसे कैसे होगा अभी बताऊंगा। अब चलते हैं दोस्तों इलियम पे, क्योंकि जेजुनम और इलियम में एक जैसा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब इलियम पे चलते हैं, इसे नोट कर लो। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले भाग पर। अगला भाग कौन सा हमारा छोटी हाथ का, इलियम। इसमें चलते हैं अब इलियम पे। ठीक है, अब इलियम क्या है, इलियम लिखो दोस्तों, छोटी आंत का सबसे लंबा व अंतिम भाग। ठीक, यानी जो छोटी आंत है, छोटी आंत में सबसे लंबा हिस्सा इलियम का होता है। छोटी आंत में जो सबसे लंबा भाग होता है वो इलियम होता है। ठीक है, सबसे लंबा होता है, और सबसे अंतिम, सबसे एंड में छोटी आंत में जो भाग होता है वो इलियम होता है, और सबसे लंबा होता है। जेजुनम और डूडेनम तो इसके आगे छोटे छोटे भाग होते हैं। ठीक है, सबसे लंबा क्या होता है, इलियम। दोस्तों इलियम में भी विली पाई जाती है। इलियम में भी विली पाई जाती है। ठीक है, इलियम में भी विली पाई जाती है। विली मैंने अभी बताया, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उंगली जैसा आकार होता है। इलियम में भी विली पाई जाती है। दोस्तों जो काम जेजुनम में होता है वो इलियम में होता है। जेजुनम में जब खाना आता है तो जेजुनम उसको, ये विली जो है छोटी छोटी होकर माइक्रो विली में बदल जाती है, मैंने लिखवा दिया पीछे। ऐसी इलियम में होगा, जो विली होंगी जब खाना इलियम में घुसेगा तो विली जो है छोटी छोटी होकर माइक्रो विली में बदल जाती है, यानी अपना साइज घटा लेती है। जैसे उंगली है, ये छोटी होकर इतनी हो जाए तो एरिया बढ़ जाएगा ना इलियम का। जब ये जो लाल निशान है देखो, जब ये छोटा छोटा हो जाए तो एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा तो खाना इलियम में भी पूरी तरीके से आकर फैल जाएगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन करने के लिए खाना फैलना चाहिए पूरा। अब खाने की गठरी रहेगी तो उसे कैसे निचोड़ोगे। ठीक है, जैसे आप, मैं बोलता हूँ चद्दर लो, चद्दर हमने डुबोई, उस चद्दर की अगर गठड़ी बना लो और हाथ से निचोड़ो, क्या वो निचोड़ेगी, नहीं। लेकिन उसको जब लंबा कर दोगे, लंबा करके थोड़ा थोड़ा करके निचोड़ोगे तो पूरी तरीके से निचोड़ जाती है। सेम काम इसमें होता है। तो खाना इसमें पूरी तरह फैल जाएगा, पहले जेजुनम में फैला, फिर इलियम में फैलेगा। ठीक है, इलियम में भी विली पाई जाती है। खाना फिर भोजन कैसे जाएगा, जेजुनम से किस में जाएगा भोजन, इलियम में। ठीक है, जेजुनम से भोजन किस में जाएगा, इलियम में। और लिखो दोस्तों, उसी तरीके से जाएगा जैसे जेजुनम में खाना आया था। ये विली छोटी छोटी होकर माइक्रो विली में बदल जाएगी इलियम में, इस सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, फिर खाना इलियम में एंटर कर जाएगा। ठीक है, और इलियम में ही खाने का अंतिम डाइजेशन होता है। इलियम में भोजन का अंतिम पाचन होता है।
इलियम में भोजन का अंतिम पाचन होता है। अंतिम पाचन इन फाइनल डाइजेशन। क्या होता है दोस्तों? इलियम में भोजन का अंतिम पाचन होता है, यानी फाइनल डाइजेशन होता है। ठीक। तो आखिर में जो खाना एंड में आके पूरी तरीके से पचता है वो इलियम में आके पचता है। थोड़ा बहुत जेजुनम में पचता है। पचने का मतलब वो बिल्कुल बिल्कुल ही स्मॉलेस्ट पार्ट में टूट जाता है। जेजुनम में आकर तो बिल्कुल ही जो रूप हमें खाने का चाहिए वही हमें मिलता है। ठीक है। और एब्जॉर्प्शन भी होता है, अवशोषण। तो यानी भोजन को तोड़ के उसमें से सौंक लेना, काम जो अपना खाना है, जो काम की चीज है वो सौंक लेना, वो पूरा काम जेजुनम और इलियम में होता है। और फाइनल डाइजेशन तो इलियम में होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन, सबसे ज्यादा अवशोषण इलियम में होता है। क्यों? क्योंकि इलियम लंबा भाग है, छोटी आंत का सबसे लंबा भाग है, तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन तो इलियम में होगा। यानी खाने से सबसे ज्यादा जो खींचेगा पोषण को, वो कौन खींचेगा? न्यूट्रिएंट्स को जो खींचेगा वो इलियम खींचेगा। ठीक है। जेजुनम बहुत कम एब्जॉर्प्शन करता है और बहुत कम पाचन हो पाता है इसमें, जेजुनम में। ठीक है। इलियम में भोजन का फाइनल डाइजेशन होता है। ठीक है। अब जेजुनम और इलियम का काम लिख लो कि ये डाइजेस्ट कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लो। तो दोस्तों, अब ये जो जेजुनम और इलियम है, जेजुनम और इलियम, इन दोनों का काम क्या होगा? दोनों का काम लिखो। अब इन दोनों का काम क्या होगा? डाइजेशन, पाचन प्लस एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में कौन मदद करता है दोस्तों? एब्जॉर्प्शन में मदद करती है विली, दोनों की। एब्जॉर्प्शन में कौन मदद करता है? विली हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन। विली, विली अवशोषण में मदद करती है। ठीक है। पाचन व अवशोषण। ठीक। पाचन व अवशोषण। तो देखो दोस्तों, ये दोनों ही डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों काम करते हैं। एब्जॉर्प्शन ये इनमें क्यों होता है? एब्जॉर्प्शन भाई डुडेनम में क्यों नहीं होता? क्योंकि डुडेनम में विली नहीं पाई जाती। विली क्या काम करती है? विली एक तो छोटे, विली पहले माइक्रो विली में बदल जाती है, यानी छोटी छोटी हो जाती है जब खाने को अंदर लाना हो, खींचना हो। यानी जेजुनम में अगर खाना अंदर लाना है तो एरिया बढ़ना होगा। तो एरिया बढ़ा कैसे बढ़ता है? ये जो विली होती है छोटी छोटी माइक्रो विली में बदल जाती है। खाना फैल गया अंदर आके, और जब खाना फैल जाता है तो उसमें से एब्जॉर्प्शन हो जाता है। पहले वो पचता है, पचने के बाद उसमें से अवशोषण होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो विली के सहारे ही होता है। ये जो विली छोटी छोटी माइक्रो विली में बदल जाती है ना, इनसे ही अवशोषण होता है। ये डायरेक्ट ब्लड में भेज देती हैं जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ब्लड में चाहिए, वो जो क्या काम करती है? विली भेजती हैं हमारे ब्लड में। तो एक पॉइंट लिख लो, और इसलिए लिखा मैंने विली हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, यानी अवशोषण में विली के द्वारा ही होता है। यानी एब्जॉर्प्शन अकर, यानी क्या, इसे यहां लिख देता हूं मैं। पहले आप डाइजेशन पढ़ो, एब्जॉर्प्शन को हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले जेजुनम इलियम में क्या होगा? डाइजेशन। जेजुनम में कैसे खाना आया? विली छोटी छोटी हो गई, माइक्रो विली में बदल गई, तो एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया तो खाना आगे आ गया। अब इसमें पाचन होगा और इसमें अवशोषण होगा, एब्जॉर्प्शन। फिर ये खाना आगे जाएगा, फिर ये विली जो है छोटी छोटी माइक्रो विली में बदल जाएगी, यानी छोटी छोटी हो जाएंगी। यहाँ भी एरिया बढ़ जाएगा पूरा, फिर खाना पूरा फैल जाएगा, यहाँ तक पूरा फैल जाएगा इलियम में। ठीक है। तो अब जेजुनम इलियम में काम ही एक ही होता है, दोनों में डाइजेशन होगा और एब्जॉर्प्शन भी होगा। तो डाइजेशन कैसे होता है दोनों में? यानी इलियम में प्लस जेजुनम में। ठीक है। दोनों में डाइजेशन होगा। तो कैसे कैसे होगा? देखो, मैं आपको बता दूं दोस्तों, जेजुनम में बहुत कम डाइजेशन होता है। ये पॉइंट में जेजुनम में लिखवाना भूल गया था, आप खुद लिख लेना। मध्यांतर यानी जेजुनम जो आंत का भाग है उसमें बहुत कम पाचन होता है और बहुत कम अवशोषण होता है। ठीक। अब देखो, जो इसमें प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन जो है, प्रोटीन किस रूप में था? डूडेनम में प्रोटीन पचकर किस रूप में हो गया था? डूडेनम के अंदर प्रोटीन पचकर किस रूप में हो गया था? पेप्टाइड में। किस में हो गया था? पेप्टाइड में। ये क्या है? प्रोटीन। यानी डूडेनम में सारा खाना पेप्टाइड में टूट गया था। ठीक है। अब क्या हुआ? अब फैट किस में टूट गया था? डाइग्लिसराइड में।
वसा जो है हमारी जो फैट है वो डाइग्लिसराइड में पूरा टूट चुका था, यानी खाना जो है, खाने में जितना भी प्रोटीन था वो सारा पेप्टाइड में टूट गया डूडेनम में। खाना में जितना फैट था वो सारा डाइग्लिसराइड में टूटा था, किसमें? डूडेनम में। अब देखो, अब क्या बचेगा? कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटा था? माल्टोज में। दोस्तों इन सब की हिंदी में पहले लिखवा चुका हूँ, हिंदी में नाम तो आप वो पीछे देख लेना। कार्बोहाइड्रेट, ठीक। पेप्टाइड क्या है? एक प्रोटीन का छोटा भाग है, ठीक है। फैट क्या है? फैट का एक छोटा भाग है डाइग्लिसराइड। कार्बोहाइड्रेट क्या है? उसे तोड़ तोड़ कर छोटा भाग है माल्टोज। तो डाइग्लिसराइड में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट इस रूप में आ गया था, इस रूप में पच गया था। अब क्या होगा? इलियम और जेजुनम के अंदर पेप्टाइड किस में टूटेगा दोस्तों? अमीनो एसिड्स में। अमीनो एसिड्स में। किस में टूटेगा दोस्तों? अमीनो एसिड्स में, ठीक। अमीनो एसिड्स अपना आप लिख ला करो दोस्तों हिंदी, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, ठीक है। अब फैट देखो, फैट किस में टूटा था? डाइग्लिसराइड में। ये टूटेगा दोस्तों मोनोग्लिसराइड में। मोनो किसमें टूटेगा? मोनोग्लिसराइड में, जिसे फैटी एसिड्स भी बोलते हैं। फैटी एसिड्स क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे इसे बोलते हैं फैटी एसिड्स, ठीक है। फैटी एसिड्स, मोनोग्लिसराइड, ठीक। मोनोग्लिसराइड को हिंदी में मोनोग्लिसराइड ही लिखेंगे, ठीक है। ग्लिसराइड, ग्लिसराइड, ठीक है, मोनोग्लिसराइड। अब माल्टोज किस में टूटेगा? लास्ट में ग्लूकोज में, ठीक है। ग्लूकोज को हिंदी में ग्लूकोज ही लिखते हैं, ग्लूकोज, ठीक है दोस्तों। फिर से बता देता हूं, डूडेनम के अंदर सारा प्रोटीन पेप्टाइड में टूट चुका था, सारा फैट डाइग्लिसराइड में टूट चुका था, सारा कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में टूट चुका था। अब डूडेनम से खाना जेजुनम में है। जेजुनम के अंदर जो है, जेजुनम के अंदर जो प्रोटीन पेप्टाइड में था वो अमीनो एसिड में टूटा, लेकिन जेजुनम के अंदर थोड़ा टूटेगा, कम डाइजेशन होगा, ठीक है। फैट किस में टूटा? मोनोग्लिसराइड यानी फैटी एसिड्स में, जेजुनम के अंदर। माल्टोज किस में टूटा? ग्लूकोज में, जेजुनम के अंदर। लेकिन ये बहुत कम डाइजेशन हुआ है जेजुनम में। अब ये सारा डाइजेशन फिर थोड़ा बहुत टूटेंगे, पेप्टाइड थोड़ा बहुत अमीनो में टूटेगा, डाइग्लिसराइड थोड़ा बहुत मोनोग्लिसराइड में टूटेगा, माल्टोज थोड़ा बहुत ग्लूकोज में टूटेगा। फिर ये जाएगा जेजुनम से इलियम में खाना, ठीक है। अब इलियम में जो पेप्टाइड बच गए थे, ज्यादातर पेप्टाइड बच गए थे, वो टूटे अमीनो एसिड्स में, पूरी तरह इलियम तोड़ेगा। फिर डाइग्लिसराइड में जो है, मोनोग्लिसराइड में पूरी तरह कौन तोड़ेगा? इलियम तोड़ेगा। और माल्टोज पूरी तरह कौन तोड़ेगा? ग्लूकोज में इलियम तोड़ेगा। यानी इलियम के अंदर खाना पूरी तरीके से जो पेप्टाइड है वो अमीनो में टूट जाएगा, डाइग्लिसराइड जो है मोनोग्लिसराइड यानी फैटी एसिड में टूट जाएगा, माल्टोज जो है ग्लूकोज में टूट जाएगा। यानी इलियम के अंदर हमारे खाने का जो अंतिम रूप है, जो हमारा खाना पूरी तरीके से टूट चुका है, वो अमीनो एसिड, मोनोग्लिसराइड और ग्लूकोज में टूट चुका है। और जेजुनम भी इसी में तोड़ेगा, लेकिन जेजुनम में बहुत कम होगा, ज्यादातर इलियम डाइजेशन करेगा। अब क्या होगा? अब जेजुनम में भी ये प्रोटीन अमीनो में टूटा, फैट मोनोग्लिसराइड में टूटा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटा, तो जेजुनम इनका एब्जॉर्प्शन भी करेगा, ठीक है। इनका क्या करेगा? अवशोषण, लेकिन थोड़ा बहुत करेगा, क्योंकि छोटा होता है, छोटा भाग होता है, तो थोड़ा एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण होगा। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? ये जितना जो खाना का हमारा अंतिम रूप में टूटा, ये खाने के हमारे अंतिम रूप है, मैं लिखवा चुका हूं सबसे पहली क्लास में। कार्ब प्रोटीन का अंतिम रूप, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटा टुकड़ा, इससे छोटा हो ही नहीं सकता प्रोटीन, सबसे छोटा टुकड़ा अमीनो एसिड है। और मोनोग्लिसराइड फैट का सबसे छोटा पार्ट है, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट मोनोग्लिसराइड। और कार्बोहाइड्रेट का स्मॉलेस्ट पार्ट ग्लूकोज होता है, इससे नीचे खाना नहीं टूटता। तो जेजुनम और इलियम में ही खाना इन सबसे छोटे भाग में टूटता है। जब टूट जाता है तो जेजुनम इनका एब्जॉर्प्शन भी करता है, यानी हमारे ब्लड में खाना, हम मतलब खाने का, यानी खाने का रस निचोड़कर उसे एब्जॉर्ब कर हमारे ब्लड में मिलाना, उसे ही एब्जॉर्प्शन कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। तो ये अमीनो एसिड हमारे ब्लड में पहुंचेगा, किसके सहारे? जेजुनम में विली होती है, विली, छोटी छोटी विली होती हैं, इनके सहारे खाना ब्लड में पहुंचेगा। अब ये जो फैटी एसिड्स हैं ये हमारे ब्लड में पहुंचेंगे विली के सहारे। अब ये जो ग्लूकोज है हमारे ब्लड में विली के सहारे पहुंचेगा।
अब इलियम में आ जाओ। इलियम में जो पेप्टाइड बच गए थे, जो जेजुनम में नहीं टूटे थे, वो पूरी तरह अमीनो में टूटेंगे। जो डाइग्लिसराइड फैट जेजुनम में मतलब बहुत कम टूटा था, वो पूरी तरह इलियम में टूट जाएगा। जो माल्टोज जेजुनम में बहुत कम टूटे थे ग्लूकोज, वो इलियम में पूरी तरीके से टूट जाएंगे। यानी इलियम में खाना पूरा अंतिम पाचन हो चुका होगा इलियम में, इसलिए बोलते हैं इलियम में खाने का अंतिम पाचन होता है। फाइनल डाइजेशन इलियम में होता है। छोटी आंत में फाइनल डाइजेशन होता है, छोटी आंत के भी इलियम वाले हिस्से में फाइनल डाइजेशन होता है। तो इलियम में क्या होगा, इलियम में पूरी तरीके से टूट चुके होंगे इसमें, तो इलियम में भी एब्जॉर्प्शन होगा। इलियम में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन इलियम में होता है, क्योंकि लंबा भाग होता है बहुत। इलियम क्या होता है दोस्तों, लंबा भाग होता है। तो अब इनका पूरा का पूरा एब्जॉर्प्शन पूरी तरह सोख लेगा इलियम। थोड़ा बहुत तो यहां एब्जॉर्प्शन हुआ इनका अवशोषण, अब पूरी तरीके से अवशोषण करेगा इलियम। ठीक है, तो ये कहानी होती है दोस्तों। अब दोस्तों छोटी आंत में भी कुछ एंजाइम बनते हैं जो पेप्टाइड को अमीनो एसिड में पचाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा पैंक्रियाटिक जूस उधर से आया था और बाइल जूस इधर से आया था। जो पैंक्रियाटिक जूस था उसने डूडेनम में खाने को पेप्टाइड में तोड़ा था, और इन दोनों जो फैट था, फैट को पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस दोनों ने पचाया था किसमें, डाइग्लिसराइड रूप में। उसके बाद जो आपका पैंक्रियाटिक जूस था उसने कार्बोहाइड्रेट को पचाया था माल्टोस में, है कि नहीं। लेकिन इन्हें इनके अंदर जो ये अमीनो एसिड मोनोग्लिसराइड और ग्लूकोज में टूटे हैं, इनको किसने तोड़ा। क्वेश्चन ये भी तो आता है ना कि यहां तक तो ये पेप्टाइड डाइग्लिसराइड माल्टोज में थे डूडेनम के अंदर, लेकिन यहां आके ये अमीनो एसिड फैटी एसिड और ग्लूकोज में बदल गए दोनों में। तो इन दोनों में बदला किसने, किसी ने तो तोड़ा होगा, कोई तो एंजाइम होगा। तो छोटी आंत में भी एंजाइम बनते हैं। ठीक है, छोटी आंत में भी कुछ एंजाइम होते हैं जो पेप्टाइड को अमीनो एसिड, डाइग्लिसराइड को फैटी एसिड और माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं उन्हीं एंजाइम्स को पढ़ने के लिए। ठीक है, नोट कर लो इस चीज को। तो दोस्तों खाने को सबसे छोटे भाग में तोड़ने के लिए जेजुनम और इलियम में कुछ एंजाइम बनते हैं, लिख लो एंजाइम्स, जिसे किण्वक कहते हैं हिंदी में, कई बार लिखवा चुका हूं। एंजाइम्स इन जेजुनम एंड इलियम। दोस्तों ये एंजाइम इन दोनों में बनते हैं। ठीक है, ये कौन से एंजाइम होते हैं, पहला लिखो माल्टेस। माल्टेस, दूसरा लिखो दोस्तों इंटेस्टिनल लाइपेज। ठीक है, इंटेस्टिनल ये आंत बोल देते हैं। ठीक है, इंटेस्टिनल लाइपेज या खाली लाइपेस लिख लो। ठीक है, लाइपेस। तीसरा होता है दोस्तों पेप्टिडेज। एंड आपका इरिप्सिन। इरिप्सिन, पेप्टिडेज को हिंदी में लिखेंगे पेप्टिडेज। पेप्टिडेज, ठीक है, पेप्टी पेप्टिडेज, एरिप्सिन, एरिप्सिन। ये रे है, एरिप्सिन, ये ए है, ए की मात्रा, एरिप्सिन। ठीक है, ये हो गया एरिप्सिन। तो दोस्तों ये तीन एंजाइम बनाते हैं हमारे, कौन से, जेजुनम और इलियम में बनते हैं छोटी आंत में। एक तरीके से बोल देते हैं छोटी आंत में ये तीन एंजाइम बनते हैं। बनने को दोस्तों और भी एंजाइम बनते हैं, ये नहीं कि फिक्स तीन ही बनते हैं छोटी आंत में, लेकिन मेन ये हैं। ठीक है, मेन हम ये तीन पढ़ेंगे। ये फिक्स नहीं है कि तीन ही एंजाइम होते हैं छोटी आंत में, लेकिन मेन हम तीन पढ़ेंगे। तो छोटी आंत में तीन एंजाइम बनते हैं, छोटी आंत के कौन से हिस्से में, जेजुनम और इलियम में। ठीक, ये अब माल्टेज क्या करता है, माल्टेज क्या करता है, डाइजेस्ट पेप्टाइड। ये पेप्टाइड का डाइजेशन करता है, यानी पेप्टाइड को पचाता है। पेप्टाइड को किसमें पचाता है, अभी बताया था मैंने, अमीनो एसिड में।
यानी पेप्टाइड क्या है, प्रोटीन का ही छोटा रूप है, पेप्टाइड को अमीनो एसिड में पचाएगा, क्योंकि जेजुनम से पेप्टाइड के रूप में खाना जेजुनम, ड्यूडेनम से जेजुनम में खाना पेप्टाइड के रूप में आया। ठीक, यानी खाने में जो प्रोटीन था पेप्टाइड के रूप में आया। अब आ जाओ लाइपेज। नहीं नहीं, माल्टेज, सॉरी, माल्टेज उसे पचाता है, माल्टेज शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। डाइजेस्ट माल्टोस, ये माल्टोस को पचाएगा जो कार्बोहाइड्रेट का रूप है। माल्टोस डूडेनम से जेजुनम में माल्टोस के रूप में कार्बोहाइड्रेट गया था, तो माल्टोस को किस में पचाएगा, ये ग्लूकोज में। अभी मैंने पढ़ाया था इससे पीछे वाले पॉइंट में कि जेजुनम और इलियम में डाइजेशन माल्टोस का ग्लूकोज में होता है, पीछे भी लिखवा चुका हूं मैं। ये लाइपेज क्या करता है, फैट का डाइजेशन। फैट का कौन सा रूप था, डाइग्लिसराइड। डाइग्लिसराइड को किस में बदलेगा, ये बदलेगा आपका फैटी एसिड्स में। ठीक है, जिसे और बोलते हैं मोनोग्लिसराइड। ठीक है, मोनोग्लिसराइड भी बोल देते हैं फैटी एसिड्स को। तो डाइग्लिसराइड का पाचन फैटी एसिड में करेगा कौन, इंटेस्टिनल लाइपेज नाम का एंजाइम। अब आ जाओ इसका पेप्टिडेज और इसका एरिप्सिन का, ये डाइजेस्ट करेंगे दोस्तों प्रोटीन को। प्रोटीन का कौन सा रूप आया था डेडुनम से जेजुनम में, पेप्टाइड। तो पेप्टाइड को किस में चेंज करेंगे, पेप्टाइड को चेंज कर अमीनो एसिड में डाइजेस्ट करेंगे, अमीनो एसिड। ठीक है, यानी ये जो तीनों एंजाइम है, यही एंजाइम मदद करते हैं खाने का बिल्कुल अंतिम रूप बनाने में। अब ये खाने के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, इससे नीचे खाना नहीं टूटेगा। इसका मतलब इलियम और जेजुनम में फाइनल डाइजेशन हो चुका है, और सबसे फाइनल डाइजेशन तो इलियम में होता है, क्योंकि जेजुनम में खाना कम पचता है। जेजुनम में जो आपका माल्टोज और डाइग्लिसराइड और पेप्टाइड है बहुत कम टूटते हैं, पूरी तरीके से आके इलियम में टूटते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि फाइनल डाइजेशन छोटी आंत के कौन से भाग में होता है। फाइनल डाइजेशन छोटी आंत के इलियम में होता है। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण छोटी आंत के कौन से भाग में होता है, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन या अवशोषण इलियम में होता है, क्योंकि सबसे लंबा भाग होता है। जेजुनम में बहुत कम एब्जॉर्प्शन, बहुत कम डाइजेशन होता है। खाना पूरी तरीके से माल्टोज और डाइग्लिसराइड और पेप्टाइड के रूप में कौन से भाग में टूटता है, खाना पूरी तरीके से माल्टोज और डाइग्लिसराइड और पेप्टाइड के रूप में डूडेनम में टूटता है। उसके बाद खाना फाइनल रूप जो होता है, फाइनल स्टेज में जैसे ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमीनो एसिड में कहाँ टूटता है, ये टूटता है जेजुनम और इलियम में। ठीक, फाइनल डाइजेशन कहाँ होता है, इलियम में। ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट और देख लो, यानी हमारे ब्लड में जो खाना जाता है वो फैटी एसिड, फैटी एसिड के रूप में जाता है, प्रोटीन अमीनो एसिड के रूप में जाता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में जाता है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था जो वाटर, पानी होता है, विटामिन मिनरल्स जो होते हैं, इनका पाचन नहीं होता है, ये डायरेक्ट छोटी आंत तक ऐसी के ऐसी चले जाते हैं और इनका सीधा एब्जॉर्प्शन होता है। यानी जेजुनम और इलियम में, इसे मिटो देता हूं दोस्तों, एक बार से नोट कर लो। ठीक है दोस्तों, इसे मिटो के एक पॉइंट और बताता हूं। मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी दोस्तों, एक चीज और लिख लो। छोटी आंत में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। छोटी आंत में पानी का अवशोषण नहीं होता है, अवशोषण कहते हैं एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, छोटी आंत में पानी का अवशोषण नहीं होता, समझ रहे हो। मैंने आपको एक चीज बताई थी पहली क्लास में, विटामिन्स, मिनरल्स और ये जो पानी होता है, ये पहले से ही स्मॉलेस्ट यूनिट में टूटे रहते हैं, इनके पाचन की कोई जरूरत नहीं होती। तो पानी और विटामिन और मिनरल्स डायरेक्ट बिना किसी डाइजेशन के छोटी आंत में पहुंच जाते हैं। छोटी आंत में पहुंचने के बाद
जो विटामिन और मिनरल होते हैं जेजुनम और इलियम में, उनका डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हो जाता है, यानी डायरेक्ट खून में मिल जाते हैं। किसके द्वारा? जेजुनम और इलियम के द्वारा। इसमें भी कौन मिलाता है? विली। जो एब्जॉर्प्शन का काम है जेजुनम और इलियम में, वो विली करता है। ठीक। लेकिन छोटी आंत में इलियम और जेजुनम में पानी का अवशोषण नहीं होता, यानी पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। पानी का एब्जॉर्प्शन बड़ी आंत में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, जो हम इससे अब आगे पढ़ने वाले हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन में पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक। अब विटामिन और मिनरल्स भी आते हैं, उनका कोई डाइजेशन नहीं होता। ऊपर से नीचे तक जब आते हैं छोटी आंत में, छोटी आंत तक आते आते विटामिन और मिनरल का भी कोई डाइजेशन नहीं होता, कोई पाचन नहीं होता। जब ये छोटी आंत के जेजुनम और इलियम में विटामिन और मिनरल की एंट्री हो जाती है, तो विटामिन और मिनरल का डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होता है, यानी विटामिन और मिनरल का एब्जॉर्प्शन जेजुनम और इलियम में होता है। ठीक है। विटामिन एंड मिनरल्स का कोई डाइजेशन नहीं होता, कोई पाचन नहीं होता। पाचन को इंग्लिश में डाइजेशन लिख लेना। ठीक है। इनका इनका डायरेक्ट या सीधे लिख लो, इनका डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन अभी लिखवाया था, अवशोषण कहते हैं एब्जॉर्प्शन को। ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन होता है। किस में होता है एब्जॉर्प्शन इनका? डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन इसमें जेजुनम और इलियम में, क्योंकि एब्जॉर्प्शन का काम यही दोनों करते हैं। ठीक है। खाना अवशोषित कौन करता है? जेजुनम और इलियम। और सबसे ज्यादा कौन करता है? सबसे ज्यादा इलियम। पूछे खाने का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कौन करता है? इलियम। सबसे ज्यादा खाने का डाइजेशन छोटी आंत में कौन करता है? इलियम। ठीक है। इलियम लंबा होता है। ठीक। तो ये है दोस्तों, विटामिन और मिनरल का पाचन नहीं होता, इनका सीधा डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होता है। इसमें जेजुनम और इलियम में, सबसे ज्यादा इलियम में। अब कुछ विटामिन और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन इसमें इलियम में नहीं होता। ठीक है। वो कौन से विटामिन होते हैं दोस्तों, वो हम आगे बड़ी आंत में बताऊंगा, बड़ी आंत वाले पार्ट में, कि सारे विटामिन और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन इलियम और जेजुनम में नहीं होता। कुछ विटामिन और मिनरल्स छूट जाते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन फिर बड़ी आंत करती है। यानी बड़ी आंत किस किस का अवशोषण? बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता, मैं बता दूं। अब हम जो पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता, उसमें सिर्फ एब्जॉर्प्शन, अवशोषण होता है। किस किस का? पानी का, और कुछ विटामिन और मिनरल्स जो यहाँ रह गए हैं छोटी आंत में, जो पूरी तरह एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, फिर उनका एब्जॉर्प्शन बड़ी आंत करती है। वो हम दोस्तों अब बड़ी आंत पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे बड़ी आंत पर। तो दोस्तों ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ खत्म हो चुका है। मैं आपको बता दूं, खाना अब इलियम में पचकर कहाँ जाएगा? खाना अब इलियम में पूरी तरीके से पच चुका है, एब्जॉर्ब हो चुका है। अब आगे क्या जाएगा बड़ी आंत में दोस्तों? आगे बड़ी आंत में जाएगा आपके पानी, वाटर, प्लस कुछ मिनरल, खनिज, प्लस कुछ विटामिन, जो इसमें एब्जॉर्ब नहीं हो पाए। बड़ी आंत में केवल ये तीनों जाएंगे। कौन? इन तीनों की एंट्री होगी बड़ी आंत में। ठीक है दोस्तों। अब जब हम आगे जब बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन टॉपिक पढ़ेंगे, तो वो केवल इन तीनों का एब्जॉर्प्शन करेगी। ठीक है। बाकी खाने का पूरा एब्जॉर्प्शन, फाइनल डाइजेशन यही हो चुका है। इसलिए बोलते हैं खाने का फाइनल डाइजेशन कहाँ होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत के कौन से भाग में? इलियम में, क्योंकि सबसे लंबा है, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन यही करता है। इसलिए बड़ी आंत में कोई डाइजेशन नहीं होता है। डाइजेशन, फाइनल डाइजेशन हमारा यहीं खत्म हो जाता है, यानी खाने का सबसे छोटे से छोटे भाग में टूटना वो इलियम में ही हो जाता है पूरा, और इलियम में ही एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसलिए बोलते हैं फाइनल डाइजेशन यहीं खत्म है। अब बड़ी आंत में कोई डाइजेशन, कोई पाचन नहीं होगा, इसमें केवल एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण। ठीक है दोस्तों। बड़ी आंत हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। क्योंकि थोड़ा लंबी क्लास हो रही है, इसलिए अगली क्लास में देखेंगे हम इसे। अब दोस्तों हमारे स्टमक के बाद आपका
तो दोस्तों स्टमक के बाद हम पहला कर चुके थे बकल कैविटी, मुख गुहा। ये हमारा सबसे पहला पार्ट था डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसमें 4 टॉपिक थे, माउथ, सैलिवरी ग्लैंड, टीथ और टंग। दूसरा हमने करा ओसोफेगस, तीसरा हमने करा स्टमक, चौथा हमने करा स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। अब हमारा लास्ट रह गया है लार्ज इंटेस्टाइन, फिर हमारा डाइजेशन खत्म हो जाएगा चैप्टर। यानी अब हम क्या करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। ठीक है, ये जो हमारी बड़ी आंत है, ये जो जा रही है, अब हमारा लास्ट ये रह गया है। ठीक है दोस्तों, तो लार्ज इंटेस्टाइन हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर आपको पढ़ने में मज़ा आया हो और अगर समझ आ रहा हो तो ही मेरी वीडियो को शेयर करना। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लग रही हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो वीडियो को शेयर मत करना। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों की मदद हो सके। और दोस्तों, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।